2 चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है 2 सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोग को कल तक। वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा। गंगा ने ठंडे स्वर में कहा कि यह वॉइड पल्म नहीं है, और बिना कुछ समझाए उसने अपना हाथ कस लिया। उसी क्षण वह विशाल हथेली भी कस गई और सुशांत का शरीर एक धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। कुछ ही क्षणों में सुशांत भी खत्म हो गया। उधर बाहर नरेश लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा अंदर से खुल गया। वह अंदर घुसने ही वाला था कि उसने देखा कि सामने गंगा खड़ा है, पूरी तरह सुरक्षित। उसने तुरंत पूछा कि वह ठीक है या नहीं और बिना इंतजार किए उसे अपने पीछे कर लिया, जैसे अभी भी खतरा हो। लेकिन जब उसने अंदर देखा तो गिरिराज कहीं नहीं था, सिर्फ सुशांत की लाश पड़ी थी। वह हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आया कि गिरिराज कहाँ गया। गंगा ने शांत भाव से कहा कि सब ठीक है और धन्यवाद दिया। नरेश ने कहा कि अभी धन्यवाद का समय नहीं है और तुरंत सुदेश एनवॉय के पास चलना होगा, क्योंकि किशन कभी भी आ सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, एक ठंडी और गुस्से भरी आवाज गूंजी कि नरेश ने पोप का नाम लेकर नियमों का उल्लंघन किया है। गंगा और नरेश ने मुड़कर देखा तो एक दुबला पतला वृद्ध व्यक्ति कई शक्तिशाली लोगों के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके साथ 2 अनडाइंग रेल्म के विशेषज्ञ, 4 वॉइड रेल्म के शिखर पर पहुंचे कल्टिवेटर्स और कई अन्य शक्तिशाली लोग थे। वो व्यक्ति था किशन। इतनी शक्तिशाली टोली को देखकर नरेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत गंगा को पीछे किया और धीरे से कहा कि वह उन्हें रोकेगा और समय खरीदेगा जब तक मदद नहीं आ जाती। उसी समय मयंक ने ठंडे स्वर में पूछा कि नरेश क्या बड़बड़ा रहा है। अब माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था और असली टकराव शुरू होने वाला था। मयंक के सवाल का सामना करते हुए नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ब्लैकफायर सेक्ट की परंपरा के अनुसार हल्का सा झुककर सम्मान किया और शांत स्वर में कहा कि वह सेक्ट लीडर लियान, होली फायर एनवॉय हा और होली फायर एनवॉय गू को प्रणाम करता है। किशन पूरी तरह शांत खड़ा रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वह इस पूरे दृश्य से अलग कोई दर्शक हो। मयंक आगे बढ़ा, उसका चेहरा पीला, शरीर दुबला और आभा ठंडी व भयावह थी। साफ दिख रहा था कि वह गहरी दानवी साधना करता है। उसने धीमे लेकिन जहरीले स्वर में नरेश से कहा कि अभी उन्होंने उसे पोप लियान को नाम से पुकारते सुना है, क्या इसका मतलब यह है कि उसके मन में पोप के प्रति असंतोष है? नरेश मुस्कुराया और बहुत संयम से बोला कि वह पोप का अत्यंत सम्मान करता है, असंतोष का सवाल ही नहीं उठता। फिर उसने पूछा कि आखिर सभी लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मयंक ने ठंडी हंसी के साथ हाथ बढ़ाया और सीधा आदेश दिया कि वह गंगा को यहीं छोड़ दे और स्वयं हट जाए, आगे का मामला उसका नहीं है। नरेश के चेहरे पर तनाव झलकने लगा। उसने फिर भी विनम्रता से कुछ कहना चाहा, लेकिन मयंक ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने अपने साथ खड़े शक्तिशाली लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या नरेश सच में सोचता है कि वो इन सब के सामने गंगा की रक्षा कर सकता है? नरेश कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। शक्ति, पद और नियम, हर दृष्टि से उसे सामने वालों की बात माननी चाहिए थी, लेकिन वह गंगा को छोड़ भी नहीं सकता था। इसी दुविधा के बीच किशन ने पहली बार बोलना उचित समझा। उसकी आवाज़ धीमी, भारी और ठंडी थी, जैसे किसी अंधेरे गर्त से आ रही हो। उसने बस इतना कहा कि गंगा को ले जाओ, वो और परेशानी नहीं चाहता और पोप का इंतजार भी नहीं करना चाहता। ये कहकर वह बिना गंगा की ओर देखे ही मुड़ गया, जैसे गंगा उसके लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बल्कि केवल एक साधन हो। मयंक ने तुरंत आदेश मान लिया और गंगा की ओर बढ़ने लगा। ये दृश्य देखकर नरेश का चेहरा और भी गंभीर हो गया। गंगा भी समझ गया कि यदि वो इन लोगों के हाथ लग गया तो बचना लगभग असंभव होगा। उसने मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया है कि उसकी जूनियर सिस्टर सामने आए। लेकिन उसी क्षण पहाड़ की चोटी से एक आकृति तेजी से नीचे उतरी और उनके पास आकर खड़ी हो गई। गंगा ने सोचा कि शायद उसकी जूनियर सिस्टर आ गई, लेकिन वह सुदेश था। गंगा और नरेश दोनों ने उसे प्रणाम किया। सुदेश ने शांत स्वर में कहा कि चिंता मत करो, उसने फातिमा को पोप को सूचना देने भेज दिया है और वह जल्द ही पहुंच जाएंगी।
फिर वह किशन की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला कि यंग मास्टर पोप के बड़े भाई हैं और एक सम्मानित अतिथि हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सुनकर आसपास के लोगों में हलचल मच गई। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि गंगा जैसा बाहरी व्यक्ति वास्तव में पोप का सीनियर ब्रदर है। किशन ने अपनी आंखें संकरी की, रुका और धीरे से मुड़कर सुदेश को देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा कि वह रास्ते से हट जाए, यह उसका मामला नहीं है। सुदेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या वो पोप की ओर से गंगा का स्वागत करने आया है? किशन का स्वर और भी ठंडा हो गया। उसने तीसरी बार कहा कि हट जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। इसके साथ ही उसने अपनी असली शक्ति प्रकट की। लेटेस्ट स्टेज अनडाइंग रेल्म की भयानक आभा फैल गई। काले दानवी ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया और वह एक विशाल भूत के सिर का रूप लेकर गरजने लगी। ये था यिन गोस्ट प्रोफाउंड टेक्निक। गंगा के शरीर में तुरंत सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वह नरक की गहराई में खड़ा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत फायर ड्रैगन इंटेंट और पर्पल नेदर फ्लेम सक्रिय किए, जिससे कुछ दबाव कम हुआ, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यह गूढ़ शक्ति बेहद खतरनाक है और भविष्य में उसे भी अपने इंटेंट को इसी स्तर तक ले जाना होगा। दूसरी ओर सुदेश भी दबाव में आ गया। वह मिड स्टेज अनडाइंग रेल्म पर था, लेकिन किशन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। सामने 3 अनडाइंग रेल्म विशेषज्ञ थे और यदि वे एक साथ हमला करते तो उसका बचना मुश्किल था। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया, केवल यिन गोस्ट की भयावह आवाज गूंज रही थी। तभी किशन ने फिर कहा कि वह जानता है सुदेश समय खींच रहा है ताकि पोप आ जाए, लेकिन चाहे जो हो, वह गंगा को ले जाएगा। उसने कहा कि वह ब्लैकफायर सेक्ट के दंड का प्रभारी है और गंगा ने नियम तोड़े हैं, इसलिए कोई उसे रोक नहीं सकता। सुदेश ने तुरंत पूछा कि आखिर गंगा ने कौन सा नियम तोड़ा है? किशन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति ब्लैकफायर सेक्ट के सदस्य को नहीं मार सकता। इसके तुरंत बाद उसने बिना चेतावनी के हमला कर दिया। उसने सुदेश की ओर घूंसा फेंका और कहा कि उसने 3 बार हटने को कहा, लेकिन वह नहीं हटा, इसलिए यह अवज्ञा है और उसे दंड मिलेगा। गहरे काले घूंसे की छाया जब सुदेश की ओर बढ़ी, तो उसमें समाये यिन घोस्ट की गूढ़ शक्ति इतनी भयानक थी कि भले ही किशन ने कोई विशेष दिव्य तकनीक इस्तेमाल नहीं की थी, फिर भी उसका प्रहार अत्यंत विनाशकारी था। गंगा दूर खड़ा होकर भी उस शक्ति को महसूस कर रहा था, मानो मृत्यु स्वयं उसे घेर रही हो। उसे स्पष्ट आभास हो गया कि यदि यह प्रहार उस पर पड़ता तो उसका बचना असंभव होता। सुदेश ने भी खतरे को भांप लिया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपनी पूरी दानवी ऊर्जा को सक्रिय किया, दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और विशाल ऊर्जा हथेलियां बनाकर उन्हें एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर दिया। उसी क्षण उसने अपनी अंतिम रक्षा तकनीक सक्रिय की। एक काला पत्थर, ये साधारण दिखने वाला पत्थर जैसे ही प्रकट हुआ, उसका पूरा शरीर चट्टान जैसा कठोर हो गया और उसकी रक्षा कई गुना बढ़ गई। भीषण धमाके के साथ घूंसा उन हथेलियों से टकराया। ऊर्जा चारों ओर फट पड़ी और इतना प्रबल शॉकवेव उठा कि यदि गंगा पीछे सुरक्षित न होता तो वही तरंग उसे खत्म करने के लिए काफी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी भयानक टक्कर के बावजूद पूरा एवरेस्ट सेक्रेड माउंटेन जरा भी नहीं टूटा, सिर्फ हल्की धूल गिरी, जिससे स्पष्ट था कि यह स्थान असाधारण सामग्रियों से निर्मित है। ऊर्जा शांत होते ही किशन ने ठंडे स्वर में कहा कि सुदेश ने अवज्ञा की है और यह मृत्यु योग्य अपराध है। वह दोबारा हमला करने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, रुको। आकाश से एक आकृति तेजी से उतरी और दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। वह थी सोनाक्षी। गंगा की आंखों में जैसे चमक लौट आई। इतने समय बाद अपनी जूनियर सिस्टर को देखकर उसका दिल भर आया। सोनाक्षी आज बिना घूंघट के थी और उसका चेहरा वैसा ही मासूम और प्यारा था जैसा पहले था। दूसरी ओर किशन भी रुक गया। वह जानता था कि पूरी ब्लैकफायर सेक्ट अभी भी सोनाक्षी के कंट्रोल में है। भले ही उसके समर्थक थे, लेकिन लगभग 70% लोग सोनाक्षी के साथ थे। वह खुलकर उसके खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपने भाव दबा लिए। उसी समय सुदेश अचानक खून उगलते हुए लड़खड़ा गया। सोनाक्षी तुरंत उसके पास गई और उसे संभालते हुए शर्मिंदा होकर बोली कि वह रास्ता भटक गई थी, इसलिए देर हो गई। ये सुनकर सब लोग अवाक रह गए। इतना बड़ा पहाड़ और इतनी साधारण दिशा, फिर भी वह रास्ता भटक गई। लेकिन गंगा खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। उसने मजाक में कहा कि उसकी जूनियर सिस्टर की दिशा ज्ञान अभी भी वैसा ही खराब है। सोनाक्षी ने थोड़ी शर्म और थोड़ी खुशी के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोकते हुए धीरे से कहा, सीनियर ब्रदर।
ये शब्द उसके दिल की सारी भावनाएं लिए हुए था। गंगा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा कि वह अब बड़ी हो गई है, लेकिन उसकी आदतें अभी भी वैसी ही हैं। सोनाक्षी ने तुरंत जवाब दिया कि वह उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, तभी जल्दी पहुंच पाए। कुछ क्षणों के लिए दोनों भाई बहन पूरी वर्ल्ड को भूल गए, लेकिन अगले ही पल सोनाक्षी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में ठंडक और क्रोध उभर आया। उसने मुड़कर सीधे किशन की ओर देखा और पूछा कि क्या उसने उसके सीनियर ब्रदर को मारने की कोशिश की थी। बिना जवाब सुने ही उसने दूसरा सवाल दाग दिया कि वो पोप को देखकर झुका क्यों नहीं। पूरा माहौल अचानक भारी हो गया। किशन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी मुठ्ठियां कस गईं, लेकिन वह जानता था कि अभी वह खुलकर विरोध नहीं कर सकता। कुछ पल बाद उसने खुद को शांत किया, झुका और बोला, ग्रीटिंग्स योर होलीनेस। उसके साथ बाकी सभी ने भी झुककर प्रणाम किया। जैसे ही सबने सिर झुकाया, सोनाक्षी ने चुपके से जीभ बाहर निकाली और राहत की सांस ली। उसे खुद भी इतना सख्त बनना आसान नहीं लग रहा था। फिर उसने बिना ज्यादा कुछ कहे गंगा का हाथ पकड़ा और बोली, चलो सीनियर ब्रदर। दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी पीछे से किशन की आवाज आई। उसने उन्हें रुकने के लिए कहा। किशन ने सोनाक्षी के सवाल का जवाब नहीं दिया कि वह क्या चाहता है, बल्कि उसने उल्टा पूछा, योर होलीनेस, अगर कोई बाहरी व्यक्ति माउंट लावर पर मेरे होली सेक्ट के किसी शिष्य को मार दे, तो ब्लैकफायर सेक्ट के नियमों के अनुसार उसे कैसे दंडित किया जाना चाहिए? सोनाक्षी, जो किशन की चालाकी से अनजान थी, उसने सच्चाई से उत्तर दिया, माउंट लावर पर बाहरी लोगों को बल प्रयोग करने की इजाज़त नहीं है, और होली सेक्ट के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना तो बिल्कुल भी नहीं, अन्यथा उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सुनते ही सुदेश को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और वह जल्दी से सोनाक्षी को चेतावनी देने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किशन ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ उस पत्थर के घर की ओर इशारा किया जहां गंगा को कैद किया गया था, और बोला, ये यंग मास्टर चैन मेरे होली सेक्ट के एक वाइस हॉल मास्टर को मार चुका है। होली सेक्ट के नियमों के अनुसार इसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अब जब पोप खुद इस मामले से रूबरू हैं, तो क्या आपको निष्पक्ष रूप से कानून लागू करके एक एग्जाम्पल स्थापित नहीं करना चाहिए? ये सुनकर सोनाक्षी को तुरंत समझ आ गया कि वह सुदेश के जाल में फंस चुकी है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, चेहरा लाल हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किशन की बातों का जवाब कैसे दे। गंगा को मारना तो किसी भी हालत में संभव नहीं था, लेकिन अगर उसे नहीं मारा, तो आज किशन से कैसे निपटा जाए? कुछ देर की चुप्पी के बाद सोनाक्षी ने पत्थर के घर की ओर देखा और पूछा, मेरे सीनियर ब्रदर ने किसे मारा? सभी लोगों की नज़रें उस पत्थर के घर पर गईं, जहां सिर्फ सुशांत की लाश पड़ी थी। जहां तक गिरिराज का सवाल था, उसे गंगा की आग ने राख में बदल दिया था। उसका जरा सा भी निशान नहीं बचा था, इसलिए किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। किशन ने कहा, ब्लड हॉल का डेप्यूटी लीडर सुशांत गंगा के हाथों मारा गया है। सोनाक्षी दिमाग दौड़ाती रही, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी गंगा मुस्कुराया और किशन से बोला, वाइस पोप लियन, आप कहते हैं कि मैंने सुशांत को मारा, आपके पास इसका क्या सबूत है? किशन ने गंभीर स्वर में कहा, उस समय कमरे में सिर्फ तुम और सुशांत थे। अगर तुमने उसे नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? नरेश की नज़रें इधर उधर घूमी। वह आगे बढ़ा और बोला, दरवाजा उस समय बंद था, तो अंदर कौन था, ये कैसे तय किया जा सकता है? सिर्फ इसलिए कि गंगा अंदर से बाहर आया, हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसने ही सुशांत को मारा? वाइस पोप, आपकी बात थोड़ी तर्कहीन लगती है। सोनाक्षी ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आप कहते हैं कि मेरे सीनियर ब्रदर ने हत्या की, तो सबूत दिखाए। किशन भौहें चढ़ाकर रह गया, सबूत लाए कहाँ से? माहौल अचानक असहज हो गया। तभी मयंक आगे बढ़ा और गंगा से बोला, कमरे में सिर्फ तुम और सुशांत थे। अगर तुमने उसे नहीं मारा, तो क्या उसने खुदकुशी कर ली? गंगा ने मयंक को घूरते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि उस समय कमरे में सिर्फ मैं ही था? दरअसल किशन और बाकी लोगों के अनुसार गिरिराज भी उस समय अंदर होना चाहिए था, लेकिन अब न तो उसकी लाश दिख रही थी और न ही उसका कोई अता पता था। वे केवल यही सोच सकते थे कि वह किसी कारण से चला गया होगा, लेकिन गंगा की बात का मतलब क्या था, और कमरे में और कौन था? किशन और बाकी लोगों के चेहरों पर उलझन देखकर गंगा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सब ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हो कि गिरिराज यहाँ क्यों नहीं है? कोई कुछ नहीं बोला। किशन तो बिल्कुल भी यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने ही गिरिराज को भेजा था, वरना पोप की गद्दी हथियाने की साजिश एक गंभीर अपराध थी और सोनाक्षी उसे तुरंत मृत्युदंड दे सकती थी, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था।
भले ही उसके पास अनडाइंग रेल्म के 2 होली फ्लेम एनवॉयज और कई उच्च पदस्थ लोगों का समर्थन था, फिर भी वह सफल नहीं हो सकता था। जब तक वह मयंक, युग और दूसरों के साथ विद्रोह करके अलग न हो जाए, उसे चर्च में कोई स्थान नहीं मिलता, और ऐसा करना कोई भी नहीं चाहता था। गंगा ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या हुआ, कोई जवाब नहीं? क्या गिरिराज को तुमने ही मुझे पकड़ने के लिए नहीं भेजा था? फिर उसने अपने स्टोरेज रिंग से गिरिराज का 5 पैटर्न शैंड वेपन स्टील क्लॉ निकाला, उसे जमीन पर फेंका और बोला, देखो, ये किसका हथियार है? ब्लैकफायर कल्ट में स्टील क्लॉज इस्तेमाल करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सबने तुरंत पहचान लिया ये गिरिराज का ही हथियार था। किशन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने पूछा, गिरिराज का हथियार तुम्हारे पास क्यों है? गंगा हंसते हुए बोला, क्योंकि मैंने सिर्फ सुशांत को ही नहीं, बल्कि गिरिराज को भी मार दिया। क्या, तुमने गिरिराज को भी मार दिया? ये सुनकर सभी हैरान रह गए। सोल कंडेंसेशन स्टेज के पीक पर खड़ा गंगा, वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के शुरुआती स्तर वाले गिरिराज को कैसे मार सकता था? और उसकी लाश कहाँ गई? किशन ने गंभीरता से पूछा, अगर तुमने गिरिराज को मारा, तो उसकी लाश कहाँ है? गंगा ने सहजता से कहा, वह बहुत कमजोर था, मैंने उसे राख बना दिया, इसलिए तुम्हें उसकी लाश नहीं मिलेगी। किशन ने ठंडी हंसी छोड़ी और सोनाक्षी से कहा, पोप, आपने सुना? इसने खुद स्वीकार किया है कि इसने सुशांत और गिरिराज दोनों को मारा है। ये देखकर सोनाक्षी, सुदेश और नरेश सभी स्तब्ध रह गए। मामला सुलझ सकता था, लेकिन गंगा ने खुद ही स्वीकार कर लिया। क्या वह मौत को बुलावा दे रहा था? जैसा कि कहा जाता है, नियमों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ब्लैकफायर कल्ट के नियमों का उल्लंघन पोप भी नहीं कर सकता, वरना ये संगठन हजारों सालों तक टिक नहीं पाता और ब्लैक स्टार पर हेवनली सैंड एम्पायर के अलावा सबसे शक्तिशाली ताकत नहीं बन पाता। सुदेश ने भौहें चढ़ाकर कहा, गंगा, तुम। लेकिन गंगा ने उसे रोकते हुए कहा, सिचू, होली फ्लेम एनवॉय, अब जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी असली पहचान सबके सामने रखूं। पहचान? कौन सी पहचान? सुदेश हैरान रह गया। क्या गंगा की कोई और भी पहचान थी? गंगा ने किशन, मयंक और बाकी लोगों की ओर देखा और गंभीरता से कहा, वाइस पोप लियान, होली फ्लेम एनवॉय, हाँ, होली फ्लेम एनवॉय गु। सच कहूं तो मैं सिर्फ पोप का सीनियर ब्रदर ही नहीं, बल्कि पोप का न्यूली अपॉइंटेड शैडो गार्ड भी हूँ। शैडो गार्ड? ये सुनकर सब चौंक गए, यहाँ तक कि सोनाक्षी को भी नहीं पता था कि उसने कब ऐसा कोई पद बनाया था। भीड़ की हैरान निगाहों को नजरअंदाज करते हुए गंगा आत्मविश्वास के साथ बोलता गया, ब्लैकफायर सेक्ट ने बहुत सारे बदलाव और विकास देखे हैं, तभी आज यह इस मुकाम पर पहुंचा है। इसे और बेहतर बनाने के लिए पोप ने खास तौर पर मुझे चुना और मुझे शैडो गार्ड का पद दिया। शैडो गार्ड, नाम से ही स्पष्ट है, वे लोग जो परछाई की तरह छिपकर ब्लैकफायर कल्ट की सुरक्षा करते हैं। शैडो गार्ड की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुझे न सिर्फ बाहरी जानकारी इकट्ठा करनी होती है, बल्कि पूरे ब्लैक स्टार पर घूमकर यह भी देखना होता है कि ब्रांच ऑल्टर्स सही से विकसित हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा मुझे ये भी जांचना होता है कि हमारे ब्लैकफायर कल्ट में कोई गद्दार तो नहीं है, या कोई बाहरी ताकतों का जासूस तो नहीं घुसा हुआ है। आखिर में गंगा ने दृढ़ स्वर में कहा, असल में मुझे छिपकर काम करना चाहिए था, लेकिन आज अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे अपनी पहचान उजागर करनी पड़ी। उसकी आवाज़ इतनी दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी थी कि वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल निशब्द रह गए। गंगा की बात सुनकर सभी लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। शैडो गार्ड्स, किसी ने कभी इनके बारे में नहीं सुना था, लेकिन गंगा इतने आत्मविश्वास से बोल रहा था जैसे ये पूरी तरह सच हो। मयंक भी अपने होश में आया। उसने गंगा को घूरते हुए कहा, तुम जिन शैडो गार्ड्स की बात कर रहे हो, हमने कभी उनके बारे में नहीं सुना। कौन जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं? ये सुनते ही गंगा तुरंत सोनाक्षी के सामने झुक गया और गंभीर स्वर में बोला, योर होलीनेस, कोई आपके द्वारा स्थापित शैडो गार्ड्स पर सवाल उठा रहा है। क्या यह अवज्ञा नहीं है? क्या ये खुलकर आपके अधिकार को चुनौती देना और आपके निर्णय पर सवाल उठाना नहीं है? सोनाक्षी, जो गंगा को अच्छी तरह जानती थी, उसके असली इरादों को समझ गई। लेकिन उसकी नाटक क्षमता गंगा जितनी बेहतरीन नहीं थी। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, शेनवो एनवॉय का व्यवहार वास्तव में अवज्ञा और पोप के खिलाफ उकसावे के समान है। मयंक का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वह बोलने ही वाला था, तुम लोग, लेकिन उसके बोलने से पहले ही गंगा ने उसे रोक दिया। हाँ शेनवो एनवॉय, पोप ने पहले ही कह दिया है कि मैं उनके द्वारा नियुक्त शैडो गार्ड हूँ।
अगर आप अभी भी बहस करना चाहते हैं तो ये हद से ज़्यादा होगा। इससे ये साफ है कि आप पोप का सम्मान नहीं करते। मयंक के होंठ फड़क उठे, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसकी नज़रें गंगा पर टिकी रहीं, जिनमें ठंडी और तेज धार जैसी चमक थी। ये देखकर सब समझ गए कि गंगा बकवास कर रहा है, लेकिन जब पोप खुद मान चुकी हैं तो कोई क्या कह सकता है। पोप पर सवाल उठाना एक गंभीर अपराध था। किशन पहले गंगा को बंधक बनाकर सोनाक्षी को पोप की गद्दी छोड़ने पर मजबूर करना चाहता था, लेकिन अब ये योजना पूरी होती नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में सोच भरी चमक आई। ज्यादा कुछ कहे बिना उसने सोनाक्षी को हाथ जोड़कर कहा, योर होलीनेस, मुझे कुछ काम है, अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने मयंक, युग और बाकी लोगों को इशारा किया और मुड़कर जाने लगा। मामला सुलझता देखकर सोनाक्षी और सुदेश दोनों ने राहत की सांस ली। सभी जानते थे कि किशन की नज़र पोप के पद पर है, लेकिन अभी संबंध तोड़ने का समय नहीं था। अगर सच में लड़ाई शुरू हो जाती तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता। लेकिन तभी अचानक गंगा चिल्लाया, वाइस पोप, क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि मैंने गिरिराज और सुशांत को क्यों मारा? ये सुनकर सोनाक्षी, सुदेश और बाकी सभी लोग चौंक गए। क्या गंगा फिर से आग भड़काने वाला है? किशन रुक गया, लेकिन पीछे मुड़े बिना उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे उनकी मौत में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें गलत तरीके से मारा गया है तो ब्लैकफायर कल्ट के दंड प्रभारी के रूप में मैं पूरी जांच करूंगा और अपराधी को सजा दिलाऊंगा। गंगा जोर से हंसा और बोला, वाह, वाइस पोप सच में बहुत न्यायप्रिय है। फिर उसने जाते हुए किशन की ओर देखकर कहा, सच बताऊं, अभी जब हम कमरे में थे, गिरिराज और सुशांत ने मुझसे कहा कि आप मुझे किडनैप करके हिज होलीनेस पोप को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, लेकिन मैं वाइस पोप लियान पर पूरा भरोसा करता हूं। मैं कैसे उनकी ऐसी बदनामी सह सकता था? इसीलिए गुस्से में आकर मैंने उन दोनों को मार डाला, वरना अगर उनकी बातें बाहर फैल जाती तो लोग आपको गलत समझते। मैं जानता हूं कि आप पोप के प्रति वफादार हैं, तो आप कैसे होली चर्च से विश्वासघात करके पोप की गद्दी हथियाने की साजिश कर सकते हैं? ये सुनकर किशन के चेहरे का भाव बदल गया और उसकी आंखों में गुस्सा और गहरा हो गया। उसने बिना पीछे देखे सिर्फ इतना कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। गुड बाय, वाइस पोप, गंगा ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जैसे वे पुराने दोस्त हों। किशन और बाकी लोगों के जाने के बाद सुदेश ने राहत की सांस ली और गंगा से कहा, तुमने अभी बहुत जोखिम उठाया। अगर किशन गुस्सा हो जाता तो वह तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता था। गंगा मुस्कुराया और बोला, विक्रम सिर, चिंता मत कीजिए। किशन बलपूर्वक ब्लैकफायर सेक्ट पर कब्जा नहीं करना चाहता। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वह युद्ध शुरू नहीं करेगा। अगर वह मुझे मारता तो जूनियर सिस्टर उसे कैसे छोड़ती? सुदेश ने कहा, चलो पहले पहाड़ की चोटी पर चलते हैं। इसके बाद सभी लोग एवरेस्ट सेक्रेड माउंटेन के अंदर बने रास्ते से होते हुए चोटी पर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था जो एक विशाल चौक में बदल गया था। चौक के बीचों बीच एक भयानक डेमन गॉड की मूर्ति खड़ी थी, जो इतनी डरावनी लग रही थी जैसे किसी भी क्षण जीवित होकर लोगों की आत्मा और शरीर निगल जाएगी। चौक के दूसरे छोर पर कुछ घर थे, ज्यादा नहीं, बस गिने चुने। ब्लैकफायर कल्ट का मुख्य मंदिर पहाड़ के साथ सटा हुआ बना था, जहां पहाड़ की चोटी को काटकर एक विशाल गुफा बनाई गई थी और उसे सजाकर मंदिर का रूप दिया गया था। रास्ते भर सभी ब्लैकफायर कल्ट के सदस्य सोनाक्षी को आदरपूर्वक योर होलीनेस द पोप कहकर संबोधित कर रहे थे। उन्हें देखकर गंगा ने निष्कर्ष निकाला कि लगभग 70% लोग दिल से वफादार थे, जबकि बाकी 30% सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कर रहे थे। यह वाकई आश्चर्यजनक था कि सोनाक्षी ने कुछ ही सालों में 70% लोगों का दिल जीत लिया, खासकर तब जब उसके पास कोई अत्यधिक शक्तिशाली ताकत भी नहीं थी। एक कमरे में बैठने के बाद सुदेश और बाकी लोग समझ गए कि गंगा और उसकी जूनियर सिस्टर के बीच बहुत सी बातें करनी होंगी, इसलिए वे थोड़ी देर बातचीत करके वहां से चले गए और कमरे में सिर्फ गंगा और सोनाक्षी रह गए। जूनियर सिस्टर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सबके जाने के बाद गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनाक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मैंने भी अपने सीनियर ब्रदर को बहुत मिस किया। गंगा ने जानबूझकर नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, अगर तुमने मुझे मिस किया तो नाइट डिसेंडेंट पैलेस में मुझसे मिलने से क्यों बच रही थी? सोनाक्षी के चेहरे पर पछतावा झलकने लगा। उसने समझाते हुए कहा, हालांकि ब्लैकफायर सेक्ट खुद को होली सेक्ट कहता है, लेकिन इसके काम एक डेमोनिक सेक्ट जैसे हैं, रेप, किडनैपिंग, मर्डर और हर तरह के बुरे काम। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं इसकी पोप बन गई हूं तो तुम मुझे दोष दोगे,
इसलिए मैं तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। गंगा मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था तुम ऐसा ही सोचोगी। जूनियर सिस्टर, मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। तुम चाहे जो बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगा। अब मुझसे दूर मत रहना। सोनाक्षी ने गंभीरता से सिर हिलाया। गंगा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो इस बार जब मैं माउंट लावा तुम्हें ढूंढने आया तो तुमने मुझसे मिलने के लिए क्यों मान लिया? सोनाक्षी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने गंगा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, वो एक असहाय बच्चे की तरह लग रही थी। मैं तुम्हें मिस करती हूँ। गंगा ने भौहें चढ़ाते हुए गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम बहुत मुश्किल में हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें पोप बनने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो, जिसे पोप बनना है बनने दो। लेकिन सोनाक्षी ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने बहुत मेहनत करके ब्लैकफायर सेक्ट के तरीकों को बदला है, उन्हें काफी हद तक बुरे कामों से रोका है। अगर मैं पोप नहीं रहूंगी तो किशन पोप बन जाएगा और ब्लैकफायर सेक्ट फिर से पहले जैसा हो जाएगा। गंगा ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम्हारा पोप बनने का मकसद ब्लैकफायर कल्ट को बदलना है? सोनाक्षी ने गंभीरता से सिर हिलाया और गंगा से कहा, हाँ। गंगा हंस पड़ा और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जूनियर सिस्टर इतनी महान होगी। फिर उसकी नज़रें इधर उधर घूमी और उसने पूछा, वैसे तुम अभी किस रेल्म में हो? सोनाक्षी ने जवाब दिया, मैं अभी अनडाइंग रेल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही हूँ। आधे महीने से भी कम समय में मैं अनडाइंग रेल्म तक पहुँच जाऊंगी। क्या? अनडाइंग रेल्म में ब्रेक थ्रू? गंगा चौंक गया। उसने तुरंत सोनाक्षी को ध्यान से महसूस किया और पाया कि वह सच में वॉइड रेल्म के पीक पर पहुंच चुकी है। वह आश्चर्य से बोला, जूनियर सिस्टर, तुम्हारी प्रतिभा तो बिल्कुल हेवन डिफाइंग है। तुम्हारी प्रगति इतनी तेज कैसे है? सोनाक्षी ने शांत स्वर में कहा, मुझे भी नहीं पता, लगता है कल्टिवेशन मेरे लिए काफी आसान है। गंगा कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अपनी जूनियर सिस्टर के मुकाबले वह खुद उतना खास नहीं है। तभी सोनाक्षी को कुछ याद आया और उसने चिंतित होकर पूछा, वैसे सीनियर ब्रदर, मास्टर का क्या हाल है? एके ने उन्हें घायल कर दिया था, अब वो कैसे हैं? गंगा ने एलेक्स की स्थिति उसे बताई। ये सुनकर सोनाक्षी हैरान रह गई कि एलेक्स असल में एक समय के शीर्ष विशेषज्ञ थे और होली एम्परर के मास्टर भी रहे हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एलेक्स अभी गंगा के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं। सोनाक्षी ने उत्साहित होकर पूछा, क्या मैं अपने मास्टर से मिल सकती हूँ? वह बचपन से एलेक्स के साथ पली बड़ी थी और उसके लिए एलेक्स सिर्फ गुरु नहीं बल्कि पिता, माता और दादा सब कुछ थे। गंगा ने कहा, रुको, मैं पूछता हूँ। गंगा ने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एलेक्स से पूछा, तो एलेक्स ने डिवाइन सोल के रूप में सोनाक्षी से संवाद करने की योजना बनाई। जब गंगा ने ये तरीका समझाया तो तीनों ने तुरंत अपनी आत्मा को शरीर से अलग किया। उनके शरीर के ऊपर 3 ह्यूमन या आकृतियों के धुंधले स्वरूप प्रकट हुए। मास्टर, सोनाक्षी ने एलेक्स को देखते ही उत्साह से पुकारा। मास्टर भी खुश हो गए और हंसते हुए बोले, ही सोनाक्षी, रो मत। सोनाक्षी ने अपनी आंखें पोंछीं, लेकिन आत्मा होने के कारण आंसू बह नहीं सकते थे, वरना उसकी आंखों से झरना बह जाता। तीनों कुछ देर तक बातें करते रहे। माहौल बहुत अच्छा था और सभी खुश थे। आखिर में मास्टर ने पूछा, वैसे सोनाक्षी, तुम अभी कौन सी कल्टिवेशन टेक्निक का अभ्यास कर रही हो? सोनाक्षी ने कहा, सीनियर दर्श ने मुझे एक टेक्निक दी है जिसका नाम मिस्टीरियस डेमन फोर्स है। प्रोफाउंड डेमन फोर्स। ये सुनते ही मास्टर चौंक गए। गंगा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ एलेक्स? क्या ये टेक्निक बहुत खास है? मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक प्रसिद्ध डेमोनिक कल्टिवेशन टेक्निक है और इसकी शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। सोनाक्षी का इसे सीख पाना बहुत बड़ी बात है, उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। लेकिन सोनाक्षी, क्या इस टेक्निक के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? सोनाक्षी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मास्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर सोचने वाला भाव आ गया। उन्होंने कहा, मेरा डिवाइन सोल बहुत समय से शरीर से अलग है। मुझे इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन में लौटकर आराम करना होगा। तुम दोनों अच्छे से बात करो। इतना कहकर वह गंगा के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में लौट गए। गंगा और सोनाक्षी भी अपने शरीर में वापस आ गए। थोड़ी देर बाद सुदेश आया और सोनाक्षी को चर्च के कामों के लिए बुला लिया। सोनाक्षी के पास अभी भी गंगा से कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन पोप होने के कारण उसे जाना पड़ा। उसने फातिमा को गंगा के रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा। गंगा अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद किया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह तुरंत अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गया और एलेक्स से पूछा, एलेक्स, असल में बात क्या है? क्या जूनियर सिस्टर के लिए मिस्टीरियस डेमन फोर्स खतरनाक है?
मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा, वॉइड डेमन डेमन क्लैन की सबसे उन्नत टेक्निक है जो पूरे स्टासी में प्रसिद्ध है। अगर कोई इसे पूरी तरह सीख ले तो वह एक महान और शीर्ष विशेषज्ञ बन सकता है। गंगा समझ गया कि मामला इतना आसान नहीं है। उसने पूछा, अगर यह इतनी पावरफुल टेक्निक है तो दर्श जैसे थर्ड फेज रेल्म का व्यक्ति इसे कैसे दे सकता है? मास्टर ने कहा, डेमन रेस में लगभग हर परिवार के पास ये टेक्निक होती है, बल्कि इसे स्टार टेक्निक कहा जाता है। गंगा चौंक गया। स्टार टेक्निक? मास्टर ने समझाया, हाँ, लेकिन इसका असली स्टार एनर्जी पावर तभी प्रकट होता है जब इसे एक उच्च स्तर तक साधा जाए। अभी सोनाक्षी मुख्य रूप से डेमोनिक एनर्जी का उपयोग कर रही है। गंगा ने फिर पूछा, अगर यह इतनी पावरफुल है तो हर किसी के पास होने से इसकी कीमत कम नहीं हो जाती? मास्टर बोले, नहीं, क्योंकि इसे साध पाना बहुत मुश्किल है। मेरे समय में पूरे स्टासी में सिर्फ 3 डीमंस ही इसे पूरी तरह साध पाए थे और वे बेहद शक्तिशाली थे, मेरे बराबर। गंगा ने कहा, तो फिर जूनियर सिस्टर का इसे सीखना तो अच्छी बात है, फिर आप इतने गंभीर क्यों हैं? मास्टर ने सिर हिलाया, इसे सीखना अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसकी सबसे बेसिक शर्त क्या है? गंगा ने कहा, नहीं। मास्टर ने गंभीरता से कहा, इस टेक्निक को सीखने के लिए साधक का डेमन होना जरूरी है। क्या डेमन? गंगा की आंखें फैल गईं। आप कहना चाहते हैं कि जूनियर सिस्टर एक डेमन है? मास्टर ने सिर हिलाया, हाँ, अगर वह डेमन नहीं होती तो वह वॉइड डेमन को कभी नहीं सीख पाती। गंगा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि उसकी जूनियर सिस्टर में पहले से ही कुछ अजीब शक्तियां थीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सच में एक डेमन हो सकती है। उसने कहा, लेकिन उसके माथे पर तो कोई सींग भी नहीं है। मास्टर ने गंभीरता से कहा, मुझे भी यह अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे कोई कारण जरूर है। शायद जब मेरी याददाश्त पूरी तरह लौटेगी तब मैं इसका जवाब दे पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी तरह निश्चित हूं कि सोनाक्षी एक डेमन है। गंगा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मान लिया कि वह डेमन है, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? मास्टर हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, अगर बात इतनी आसान होती तो मैं चिंता क्यों करता? गंगा ने कहा, मास्टर, मेरा दिल कमजोर है, इसलिए कृपया कोई बहुत बड़ा झटका मत देना। मास्टर कुछ देर रुके, फिर सिर हिलाते हुए बोले, शायद ये बात सिर्फ मुझे ही पता रहनी चाहिए, इसलिए बेहतर है कि मैं तुम्हें न बताऊं। नहीं। गंगा ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, जूनियर सिस्टर के साथ आखिर समस्या क्या है? अगर वह खतरे में है और आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं उसकी मदद कैसे करूंगा? मास्टर ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मिस्टीरियस डेमन फोर्स को साधने के लिए सिर्फ डेमन होना ही काफी नहीं है, बल्कि एसूरा डेमन बॉडी भी होना चाहिए। एसूरा डेमन बॉडी? गंगा ने ये नाम पहले भी एलेक्स से सुना था। एसूरा डेमन बॉडी डीमंस में सबसे शक्तिशाली शरीरों में से एक माना जाता है। इस शरीर के साथ कोई भी डेमोनिक टेक्निक, सुपरनैचुरल पावर, स्टार टेक्निक या सीक्रेट आर्ट बहुत तेजी से सीखी जा सकती है। यानी यह एक तरह से चीट कोड जैसा है, प्रतिभा बेहद भयावह स्तर की होती है। लेकिन गंगा को समझ नहीं आया कि इसमें समस्या क्या है, क्योंकि यह तो अच्छी बात थी। तभी मास्टर ने आगे कहा, एसूरा डेमन बॉडी अपने आप में अच्छी चीज है, लेकिन मिस्टीरियस डेमन फोर्स को साधने के लिए एक और चीज चाहिए, डेमन ब्लड बॉडी। गंगा ने हैरानी से पूछा, डेमन ब्लड बॉडी क्या होता है? मास्टर ने गंभीरता से कहा, डेमन क्लैन में जो व्यक्ति 96 मिलियन डीमंस का खून निगल चुका हो उसे डेमन ब्लड बॉडी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सोनाक्षी ने कम से कम 96 मिलियन डीमंस का रक्त ग्रहण किया है। क्या यह असंभव है? गंगा ने तुरंत इनकार कर दिया। जूनियर सिस्टर बचपन से आपके साथ थी, उसने कभी किसी का खून नहीं पिया, यहाँ तक कि इंसानों का भी नहीं, और पूरे डार्क स्टार रीजन में 96 मिलियन डीमंस हैं ही नहीं। मास्टर ने कहा, जब मैंने सोनाक्षी को पाया था तब जो आदमी और औरत उसके साथ थे वे शायद उसके असली माता पिता नहीं थे। संभव है कि जन्म के समय ही उसके असली माता पिता ने उसके शरीर को डेमन ब्लड से निर्मित कर दिया हो। गंगा कुछ देर सोच में पड़ गया। अगर उसकी जूनियर सिस्टर सच में डेमन ब्लड बॉडी रखती है तो मास्टर की बात ही सही हो सकती है, क्योंकि उसने खुद तो कभी इतना खून नहीं लिया हो सकता। फिर गंगा ने गंभीर स्वर में पूछा, डेमन ब्लड लेने के लिए क्या डीमंस को मारना पड़ता है? मास्टर ने जवाब दिया, हाँ। गंगा ने गहरी सांस ली, तो इसका मतलब जूनियर सिस्टर के कारण 96 मिलियन डीमंस मारे गए? मास्टर ने सिर हिलाया, हाँ,
इसलिए सोनाक्षी को ये सच कभी नहीं पता चलना चाहिए। वह स्वभाव से बहुत दयालु है। अगर उसे पता चला कि उसकी वजह से इतने लोग मारे गए तो वह टूट सकती है या पूरी तरह डेमन पथ पर जा सकती है। गंगा का चेहरा गंभीर हो गया। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने कहा, अगर उसके माता पिता ने 96 मिलियन डीमंस को मारकर यह ब्लड लाइन बनाई तो क्या वे बहुत बड़े डीमंस होंगे? मास्टर ने कहा, इतना बड़ा नरसंहार सिर्फ महान डीमंस ही कर सकते हैं। शायद सोनाक्षी के माता पिता चाहते थे कि वह मिस्टीरियस डेमन फोर्स को साध कर स्टार सी की सबसे शक्तिशाली बीइंग्स में से एक बने, और यह भी तय है कि उसके माता पिता साधारण डीमंस नहीं हैं। गंगा ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या ब्रॉन्ज स्टैचू मोलेश के स्पिरिट मीडियम फर्नेस में जो रेडी फैमिली की यंग लेडी का जिक्र था वह मेरी जूनियर सिस्टर हो सकती है? मास्टर ने भौं उठाई और सिर हिलाया, संभावना बहुत ज्यादा है। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। सोनाक्षी के पास न केवल अद्भुत प्रतिभा और शरीर था बल्कि उसका बैकग्राउंड भी बेहद शक्तिशाली था, लेकिन डेमन ब्लड बॉडी एक ऐसा दाग था जिसे वह खुद कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। गंगा ने चिंता से कहा, हम ये राज छिपा सकते हैं, लेकिन अगर भविष्य में डेमन क्लैन को पता चल गया कि जूनियर सिस्टर मिस्टीरियस डेमन फोर्स साध रही है तो वे उसे सच्चाई बता सकते हैं। मास्टर ने कहा, फिलहाल इसे राज ही रहने दो, देखना होगा कि हम इसे कब तक छिपा सकते हैं। गंगा ने आह भरी, अगर उसके माता पिता उसे ढूंढ लेते हैं तो शायद वे उसे गलत रास्ते पर ले जाएंगे। मास्टर ने कहा, स्टारी सी इतना विशाल है कि उसे खोजना लगभग असंभव है। डार्क स्टार रीजन एक निम्न स्तर का क्षेत्र है और रेडी फैमिली को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि सोनाक्षी यहाँ है, इसलिए फिलहाल हम निश्चिंत रह सकते हैं। गंगा ने धीमे स्वर में कहा, मेरी भोली भाई जूनियर सिस्टर, कहीं वह सच में एक महान डेमन न बन जाए। वह अपनी जूनियर सिस्टर के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित था। माउंट लावा की चोटी पर एक भव्य हॉल में किशन मुख्य स्थान पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वह गहराई से सोच रहा था। गंगा साफ तौर पर सोल कंडेंसेशन रेल्म के पीक पर है, फिर वह गिरिराज को कैसे मार सकता है? यह वाकई अजीब है। हालांकि गंगा को किडनैप करने की योजना असफल हो गई थी, लेकिन किशन बिल्कुल भी नाराज नहीं दिख रहा था। मयंक, युग और बाकी लोग उसे अच्छी तरह जानते थे। वह जितना शांत दिखता था, उसका किलिंग इंटेंट उतना ही ज्यादा होता था। इसका मतलब साफ था, गंगा की मौत तय थी। मयंक ने कहा, गंगा बहुत घमंडी है, इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। किशन ने ठंडे स्वर में कहा, जब वह यहाँ से निकले तो किसी को उसका पीछा करने के लिए भेजना, उसे पकड़कर मेरे पास लाया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितना मजबूत है। इतना कहने के बाद एक आदमी हॉल में दाखिल हुआ। वह स्पिरिचुअल रेल्म के लेट स्टेज में था और उसका नाम हरिवंश था। वह ब्लैक फायर कल्ट के डार्क हॉल का सदस्य था। उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वह इस हॉल में प्रवेश कर सके, लेकिन सोनाक्षी के कंट्रोल में होने के कारण किशन अपना खुद का सूचना नेटवर्क नहीं बना पाया था। इसलिए वह हरिवंश के जरिए गुप्त जानकारी हासिल करता था। हरिवंश ज्यादा गोपनीय जानकारी तो नहीं ला सकता था, लेकिन सामान्य जानकारी से भी किशन का काम चल जाता था। हरिवंश ने अंदर आकर झुककर कहा, हरिवंश पोप को प्रणाम करता है। वह पहले से ही किशन को पोप मान रहा था और भविष्य में उससे लाभ लेने की उम्मीद कर रहा था। किशन ने पूछा, गंगा की जानकारी का क्या हुआ? हरिवंश ने सम्मानपूर्वक कहा, योर होलीनेस, गंगा ब्लैक स्टार से है। वह पहले वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में था। इसके बाद हरिवंश ने गंगा की लगभग सारी जानकारी विस्तार से बता दी, उसके माता पिता के नाम से लेकर उसकी फीमेल कॉन्फिडेंस तक। अंत में उसने सदर्न 9 काउंटीज के हिडन ड्रैगन असेंबली का जिक्र किया। ये सुनकर किशन, मयंक और बाकी सभी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गंगा की ताकत इतनी ज्यादा है कि वह वॉइड रेल्म के मिड स्टेज के व्यक्ति को भी हरा सकता है। हरिवंश के बोलने के बाद किशन कुछ देर सोच में पड़ गया और बोला, तो इसका मतलब, जब गंगा सोल कंडेंसेशन रेल्म के लेट स्टेज में था तब उसने वॉइड रेल्म के मिड स्टेज के जयेश को हरा दिया था। अब जब वह सोल कंडेंसेशन रेल्म के पीक पर पहुंच गया है तो उसकी ताकत और भी बढ़ गई होगी। गिरिराज को मारना उसके लिए आसान ही रहा होगा। मयंक ने कहा, सोनाक्षी तो पहले ही असाधारण प्रतिभाशाली है और उसका सीनियर ब्रदर गंगा भी एक मॉन्स्टर निकला। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी जबरदस्त प्रतिभा वाले दो लोग डिवू स्टार जैसे पिछड़े स्थान पर कैसे पैदा हो गए। युग ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अंत में उन्हें मरना ही है। ठीक है हरिवंश, अब तुम जा सकते हो। किशन ने हाथ हिलाकर संकेत दिया।
हरिवंश ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे पीछे हटकर हॉल से बाहर निकल गया और चुपचाप डाक हॉल की ओर लौट गया ताकि कोई उसकी हरकतों को नोटिस न करे। हॉल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मयंक ने कहा, मास्टर एन, अब डाक हॉल सोनाक्षी के कंट्रोल में है, इसलिए हमें जानकारी हासिल करना मुश्किल हो गया है। अगर हमें पहले ही गंगा की असली ताकत पता होती तो हम सिर्फ गिरिराज को नहीं भेजते, वॉइड रेल्म के पीक का कोई वेनरेबल ही उसे पकड़ने के लिए काफ़ी होता। किशन ने हाथ हिलाते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। फिर उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, गंगा माउंट लावर पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगा। जैसे ही वह जाएगा कोई उसका पीछा करे और उसे पकड़ कर ले आए। तुम में से कौन ये काम करेगा? मयंक और युग इमॉर्टल रेल्म में थे, इसलिए वे खुद एक सोल कंडेंसेशन रेल्म के व्यक्ति से नहीं भिड़ेंगे। वॉइड रेल्म के शुरुआती और मध्य स्तर के लोग गंगा का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए केवल वॉइड रेल्म के लेट और पीक स्टेज वाले ही विकल्प बचे। उसी समय उन 5 लोगों में से एक महिला आगे बढ़ी और बोली, पोप, ये काम मुझे सौंप दीजिए। उसका नाम रीवा था। वह ब्लैक फायर सेक्ट की 12 वेनरेबल्स में से एक थी और वॉइड रेल्म के पीक पर थी। उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी और वह शीर्ष वेनरेबल्स में गिनी जाती थी। वह किशन की सबसे वफादार समर्थकों में से थी, यहाँ तक कि उसके लिए जान देने को भी तैयार थी, क्योंकि वह बचपन में एक अनाथ थी और किशन ने ही उसे अपनाकर इस मुकाम तक पहुंचाया था। किशन ने संतोष से सिर हिलाया, रीवा, अगर तुम जाओगी तो गंगा को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन सावधान रहना, अगर सोनाक्षी ने किसी को उसकी सुरक्षा के लिए भेजा तो हालात देखकर ही कदम उठाना। जी, योर होलीनेस, रीवा ने झुककर उत्तर दिया। गंगा ने डेमन डांग होली माउंटेन पर कुल 18 दिन बिताए। हर दिन कल्टिवेशन करने के अलावा वह ज़्यादातर समय सोनाक्षी के साथ बातों में बिताता था। अब जब उसे पता चल गया था कि सोनाक्षी एक डेमन है और उसके पास एसूरा डेमन बॉडी और डेमन ब्लड बॉडी है, तो वह अक्सर बातचीत के दौरान उसे अच्छे विचार और सही रास्ते की बातें समझाता रहता था। उसे सच में डर था कि कहीं सोनाक्षी गलत राह पर न चली जाए। लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि सोनाक्षी स्वभाव से बहुत दयालु है और उसकी चिंता काफ़ी हद तक बेकार थी। 18 दिन बाद गंगा को समझ आ गया कि यहाँ रहना अब ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। उसे ड्रैगन मार्शल अकेडमी वापस जाना चाहिए। वहाँ ट्रेनिंग की सुविधाएं बेहतर थीं, खासकर स्काई हॉल। अगर वह वहाँ कुछ और बार जा सके तो पर्याप्त ट्रू एसेंस इकट्ठा करके वॉइड रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, उसे मजबूत बनना होगा, तभी वह सोनाक्षी की रक्षा कर पाएगा। अभी उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वह किशन जैसे लोगों से निपट सके। उल्टा, अगर वह यहीं रहता तो सोनाक्षी पर बोझ बन जाता। आखिरकार इस वर्ल्ड में सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। उस दिन गंगा ने सोनाक्षी से विदा लेने का फैसला किया। ये सुनते ही सोनाक्षी का चेहरा उतर गया। उसने पूछा, सीनियर ब्रदर, आप क्यों जा रहे हैं? गंगा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, जूनियर सिस्टर, तुम अब बड़ी हो गई हो, हर समय अपने सीनियर ब्रदर और मास्टर पर निर्भर नहीं रह सकती। मुझे भी कुछ काम पूरे करने हैं। जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं वापस तुम्हारे पास आऊँगा। सोनाक्षी ने कहा, सीनियर ब्रदर, आप यहीं रहकर मेरे शैडो गार्ड क्यों नहीं बन जाते? गंगा हंस पड़ा, मैंने शैडो गार्ड तो बस मजाक में कहा था और तुमने उसे सच मान लिया। अभी मेरी कल्टिवेशन तुमसे कम है। जब मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हो जाऊंगा तब तुम्हारा शैडो गार्ड बनूंगा। सोनाक्षी ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन आपको वापस आना ही होगा। ज़रूर, गंगा ने मुस्कुराकर कहा। सोनाक्षी को डर था कि किशन के लोग गंगा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने नरेश को उसके साथ भेजा। साथ ही उसने समुद्र के किनारे टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर निगरानी भी बढ़ा दी ताकि कोई खतरा न हो। गंगा और नरेश जहाज पर सवार हुए और समुद्र की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ा, चारों ओर धुंध और लहरें छा गईं और वे डार्क सी और डेमन डांग होली माउंटेन के बीच स्थित टेलीपोर्टेशन पॉइंट तक पहुंच गए। केबिन के अंदर नरेश ने कहा, गंगा, मैं तुम्हें धर्मराज सिटी तक छोड़ दूंगा, फिर वापस लौट जाऊंगा। गंगा ने झुककर कहा, धन्यवाद वेनरेबल सन। तभी अचानक बाहर से एक आवाज आई, क्या इस जहाज पर ब्लैकफायर कल्ट के लोग हैं? यह आवाज सुनकर गंगा चौकन्ना हो गया। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। नरेश भी हैरान होकर केबिन से बाहर गया और आवाज की दिशा में देखने लगा। गंगा खिड़की के पास गया, हल्का सा पर्दा हटाकर बाहर झांका और जो उसने देखा उससे उसका चेहरा बदल गया। आसमान में 2 लोग उड़ रहे थे। ये दोनों?
गंगा हैरान रह गया। वह दोनों को अच्छी तरह पहचानता था और दोनों उसके दुश्मन थे। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये दोनों साथ में थे। काले वस्त्रों में जो आदमी था वह एक डेमन था। लंबे काले बाल, लाल आंखें और माथे पर उभरी हुई आकृति साफ दिखा रही थी कि वह डेमन है। उसकी उपस्थिति इतनी दबावपूर्ण थी कि पूरे समुद्र पर एक भारी ऑरा फैल गया था। वह था सूरत, जिससे गंगा नाइट डिसेंडेंट पैलेस में मिला था। दूसरा व्यक्ति तो और भी परिचित था, AK 9 हेडेड वुल्फ किंग, उसका पुराना दुश्मन जिससे वह अर्थ से ही कई बार लड़ चुका था। अब वह वॉइड रेल्म के पीक पर पहुंच चुका था और उसकी ताकत बेहद खतरनाक थी। गंगा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत खिड़की लगभग बंद कर दी, सिर्फ एक छोटी सी दरार छोड़ दी। वह जानता था, अगर सूरत और कर ने उसे देख लिया तो उसकी मौत निश्चित है। नरेश केबिन से बाहर निकला और हवा में खड़े दोनों लोगों की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह था, क्योंकि वह उन्हें पहचानता नहीं था। लेकिन एक इमॉर्टल रेल्म का सूरत और वॉइड रेल्म के पीक पर पहुंचा AK, दोनों को हल्के में लेना संभव नहीं था। नरेश ने सावधानी से हवा में उड़ान भरी, हाथ जोड़कर कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप दोनों का मेरी ब्लैक फायर सेक्ट से क्या काम है? सूरत ने नरेश को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मेरा नाम सूरत है। मैं माउंट लावर जाना चाहता हूं और तुम्हारे होली सेक्ट के पोप से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? ये सुनकर नरेश चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि सूरत का असली उद्देश्य क्या है, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा कि सूरत सीधे हमला करेगा। आखिर माउंट लावर ब्लैक फायर सेक्ट का मुख्य गढ़ था। चाहे सूरत कितना भी शक्तिशाली हो, वो वहां हमला करके आसानी से बच नहीं सकता था। नरेश ने पूछा, सीनियर सूरत, आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? क्या आप पहले बता सकते हैं? सूरत ने सीधे कहा, मैं ब्लैक फायर कल्ट के साथ गठबंधन करना चाहता हूं। गठबंधन? नरेश सच में हैरान रह गया। ब्लैक स्टार पर ब्लैक फायर कल्ट को एक डेमोनिक सेक्ट माना जाता था और कोई भी ताकत उससे हाथ मिलाना नहीं चाहती थी। लेकिन सूरत जैसे अनडाइंग रेल्म के एक्सपर्ट के पास ऐसा प्रस्ताव रखने की योग्यता थी। नरेश ने सोचा, अगर ऐसे शक्तिशाली सहयोगी मिल जाएं, तो ये ब्लैक फायर सेक्ट के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अभी उसके पास एक मिशन था, उसे गंगा को सुरक्षित भेजना था। उसने कहा, सीनियर, मैं आपको डेमन डांग होली माउंटेन तक ले जा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे पोप को इसकी सूचना देनी होगी, और अभी मुझे एक काम पूरा करना है, इसलिए आपको 2 दिन इंतजार करना होगा। ये सुनकर सूरत और कर दोनों के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखी। वे पहले ही 10 दिनों से यहाँ इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी अब रास्ता मिल गया था, इसलिए वे रुकने को तैयार हो गए। सूरत ने कहा, ठीक है, हम यहीं इंतजार करेंगे। तभी कर मुस्कुराया और बोला, दोस्त, अगर तुम किसी काम पर जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इससे तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा और फिर तुम हमें एवरेस्ट सेक्रेड माउंटेन ले जा सकोगे। नरेश को उसकी बात में खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने मना करते हुए कहा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं सिर्फ धर्मराज सिटी जा रहा हूँ और लौटकर आपको जरूर ले जाऊंगा। इसी समय केबिन के अंदर से गंगा ने वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए नरेश से कहा, सीनियर सन, इसका नाम का है, यह एक डेमन है, इसी ने मेरे मास्टर का फिजिकल बॉडी नष्ट किया था। नरेश का चेहरा बदल गया। उसने जवाब दिया, तो ये पोप का दुश्मन है। गंगा ने आगे कहा, हाँ, इसलिए मुझे शक है कि ये लोग डेमन माउंटेन में किसी बुरी नीयत से आना चाहते हैं। और दूसरा व्यक्ति सूरत भी नाइट डिसेंडेंट पैलेस का डेमन है, हमें सावधान रहना होगा। नरेश ने सोचा, फिर पूछा, अब क्या करें? गंगा ने तुरंत योजना बनाई, क को हमारे साथ आने दो। मैं खुद को पुनीत के रूप में डिस्गाइज करूंगा और उससे जानकारी निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी पहचान बिल्कुल मत बताना। जैसे ही हम सूरत से दूर हो जाएं, तुम मौका देखकर क को खत्म कर देना। नरेश ने सहमति में सिर हिलाया। तभी क कुछ और कहने ही वाला था कि नरेश ने अचानक कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। क थोड़ा चौंका, लेकिन खुश भी हुआ। उसने सूरत की ओर देखा और कहा, सूरत, तुम मेरा इंतजार करना। फिर वो जहाज पर आ गया। डेक पर उतरकर उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम AK है, आपका नाम? नरेश ने जवाब दिया, मैं नरेश हूँ, ब्लैक फायर सेक्ट के 12 वेनरेबल्स में से एक। इसके बाद वह उसे केबिन के अंदर ले गया और जहाज धर्मराज सिटी की ओर बढ़ने लगा। जब जहाज दूर निकल गया, तभी टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में सफेद धुंध उठी और एक और जहाज प्रकट हुआ। उस पर खड़ी थी रीवा,
ब्लैकफायर सेक्ट की वही वेनरेबल जिसे गंगा का पीछा करने का आदेश मिला था। रीवा जहाज के आगे खड़ी होकर दूर जाती हुई दिशा को देखने लगी और आदेश दिया, तेज करो, उसका पीछा करो। लेकिन तभी आसमान से एक आवाज आई, रुको। रीवा का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत महसूस किया कि सामने वाला उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वह हमला करता तो शायद वह अभी मर चुकी होती। उसने मुड़कर देखा, वो सूरत था। रीवा ने तुरंत सम्मान से झुककर कहा, सीनियर, आप कौन हैं? सूरत ने कहा, मैं सूरत हूँ। मैं ब्लैकफायर सेक्ट में जाकर पोप से गठबंधन की बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो? रीवा के मन में तुरंत चिंता पैदा हुई। अगर सूरत सोनाक्षी के साथ जुड़ गया तो किशन की स्थिति कमजोर हो जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा, सूरत का सोनाक्षी से कोई संबंध नहीं है। उसकी आंखों में चालाकी की चमक आई, ये किशन के लिए एक मौका हो सकता है। उसने कहा, सीनियर, अगर आपको होली माउंटेन जाना है तो मुझे पोप से इजाज़त लेनी होगी। क्या आप थोड़ी देर इंतजार करेंगे? सूरत को डर था कि वे लोग अंदर जाकर वापस ना आएं, लेकिन रीवा ने कहा कि वह खुद यहीं रहेगी और दूसरों को संदेश भेजेगी। सूरत ने सिर हिलाया, ठीक है, ये बेहतर है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, सीनियर। रीवा ने सूरत की ओर हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर मुड़कर अपने एक विश्वसनीय अधीनस्थ को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। होली माउंटेन पर पहुंचते ही लियान सेक्ट मास्टर को यहाँ की स्थिति बताना और उनसे कहना कि वह इस व्यक्ति से बातचीत करें। हमें किसी भी हालत में इस अनडाइंग रेल्म के कल्टिवेटर को सोनाक्षी का सहयोगी बनने नहीं देना है, वरना सोनाक्षी की ताकत और बढ़ जाएगी और उससे निपटना और मुश्किल हो जाएगा। जी। उस अधीनस्थ ने आदेश स्वीकार किया। रीवा हवा में उठी और नीचे का जहाज 3 अग्नि चिन्हों की दिशा में बढ़ते हुए टेलीपोर्ट होकर गायब हो गया। लेकिन रीवा को ये पता नहीं था कि सूरत उसकी वॉइस ट्रांसमिशन सुन चुका था। उसकी कल्टिवेशन उससे कहीं अधिक थी और साथ ही उसने दूसरों की टेलीपैथिक बातचीत सुनने की एक गुप्त टेक्निक भी साथ रखी थी। सूरत मन ही मन सोचने लगा, लगता है ब्लैकफायर सेक्ट के अंदर अभी शांति नहीं है। वाइस पोप किशन निश्चित ही पोप की गद्दी हथियाने की कोशिश कर रहा है। ये तो और भी अच्छा है, अगर मैं उसकी मदद कर दूं तो वो बदले में जरूर मेरे साथ गठबंधन करेगा। कुछ देर सोचने के बाद सूरत को रोशन की याद आई। उसने मन में सोचा, लेकिन इतना समय बीत गया, फिर भी लॉर्ड शैनी द्वारा गंगा पर छोड़ी गई डिवाइन सेंस ने अभी तक उसे नियंत्रित क्यों नहीं किया? सीनियर, तभी रीवा की आवाज आई, जिससे सूरत अपने विचारों से बाहर आया। उसने पूछा, क्या हुआ? रीवा ने सोचा कि सूरत ने नरेश से कुछ जानकारी जरूर ली होगी, इसलिए उसने पूछा, क्या आपको पता है कि जो लोग अभी यहाँ से गए वे कहाँ जा रहे हैं? सूरत ने तुरंत स्थिति समझ ली और कहा, उस वॉइड रेल्म के पीक वाले कल्टिवेटर नरेश ने बताया कि वह धर्मराज सिटी जा रहा है। धर्मराज सिटी? रीवा ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने मन ही मन तय किया कि जैसे ही किशन आएगा वो उसी रास्ते से धर्मराज सिटी की ओर जाएगी और गंगा को पकड़ लेगी। हालांकि उसकी ताकत नरेश के बराबर थी, लेकिन इस बार वह एक 9 पैटर्न मिस्टिक वेपन लेकर आई थी। भले ही उसे इस्तेमाल करना कठिन था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थी कि वह नरेश को हरा सकती थी। उसी समय किशन ने भी खबर मिलने के बाद यही सोचा, वह सूरत की शक्ति का उपयोग सोनाक्षी के खिलाफ कर सकता है। सोनाक्षी के पास अभी ब्लैकफायर सेक्ट की लगभग 70% शक्ति थी और अनडाइंग रेल्म के कल्टिवेटर्स की संख्या में भी वह किशन के बराबर थी। किशन, मयंक और युग 3 लोग इमॉर्टल रेल्म में थे। वहीं सोनाक्षी के पक्ष में सुदेश और एक वाइस पोप सहित 3 अनडाइंग रेल्म के लोग थे। अगर किशन के पास एक और अनडाइंग रेल्म का सहयोगी मिल जाए तो वह सोनाक्षी को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर सकता था। ये सोचकर किशन तुरंत मोडांग होली माउंटेन से नीचे उतरने लगा ताकि खुद जाकर सूरत से मिल सके। लेकिन जैसे ही वह जहाज पर चढ़ने वाला था, सोनाक्षी और सुदेश वहां आ पहुंचे। वे पहले से ही तट पर नजर रख रहे थे ताकि कोई गंगा का पीछा न कर सके। जैसे ही उन्हें रीवा के जाने की खबर मिली, वे तुरंत वहां पहुंच गए। सुदेश ने पूछा, पोप, आप कहाँ जा रहे हैं? किशन ने हल्की ठंडी नज़र से देखा और कहा, क्या ब्लैकफायर सेक्ट अपने सदस्यों की स्वतंत्रता छीनना चाहता है? सोनाक्षी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर गंगा की सुरक्षा को सोचकर बोली, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई मिशन हो तो उसे पूरा करना जरूरी है। अभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पोप लियान, कृपया मेरे साथ चलिए। किशन की आंखों में ठंडा भाव चमका, क्या पोप मुझे मजबूर करना चाहती हैं? सोनाक्षी ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर रही,
लेकिन अगर आप आदेश नहीं मानते तो ये पोप के खिलाफ अवज्ञा होगी, जो होली चर्च के साथ विश्वासघात के बराबर है। कृपया सोच समझकर निर्णय लें। किशन समझ गया कि अब सोनाक्षी पहले जैसी आसान नहीं रही। गंगा के आने के बाद वो बदल गई है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने मजबूरी में कहा, ठीक है, जब पोप को कुछ चर्चा करनी है तो मैं पहले उसे ही प्राथमिकता दूंगा। सोनाक्षी ने कहा, धन्यवाद पोप लियान, और उसे साथ लेकर होली माउंटेन की ओर बढ़ गई। किशन ने चलते चलते चुपके से जहाज पर मौजूद लोगों को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा, अभी बाहर जाओ और उस अनडाइंग रेल्म कल्टिवेटर सूरत को साथ लेकर आओ। माउंट लावा पर मत आना, पहाड़ के नीचे जंगल में मेरा इंतजार करना। फिर उसने जोड़ा, उसे बता देना कि ब्लैक फायर सेक्ट में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए उसे थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं खुद जल्द ही उसे लेने आऊंगा। समुद्र पर सूरत और रीवा चुपचाप इंतजार करते रहे। दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई, जिससे माहौल भारी हो गया। कुछ देर बाद समुद्र पर धुंध उठी और जब वह छटी तो माउंट लावा की ओर जाने वाला जहाज वापस लौट आया। जहाज से एक स्पिरिचुअल स्टेज का कल्टिवेटर ऊपर आया। उसने रीवा को कुछ बताया, फिर वापस चला गया। रीवा ने सूरत से कहा, सीनियर सूरत, हमारे होली सेक्ट में कुछ बदलाव हुआ है। अभी पोप आपसे नहीं मिल पाएंगे। कृपया माउंट लावा के नीचे कुछ देर प्रतीक्षा करें, वो जल्द ही आपसे मिलने आएंगे। सूरत ने सिर हिलाया, ठीक है। वह जहाज पर उतर आया। रीवा ने कहा, सीनियर, मुझे अभी एक मिशन पूरा करना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। विदा। वो उड़ने ही वाली थी कि सूरत ने कहा, रुको। रीवा ने मुड़कर पूछा, सीनियर, कुछ और आदेश? सूरत ने कहा, मेरा एक साथी का है, उसका रेल्म तुम्हारे जैसा ही है, वॉइड रेल्म का पीक, लेकिन उसकी ताकत लगभग अनडाइंग रेल्म के शुरुआती स्तर के बराबर है। वह अभी नरेश के साथ है। अगर तुम उसका पीछा करोगी तो वह तुम्हें रोक सकता है। रीवा ने विनम्रता से कहा, कृपया मार्गदर्शन करें। सूरत मुस्कुराया, जब तुम उनसे मिलो तो कैसे कहना कि मैं उससे साउथ इंडिया सी में मिला था, वह समझ जाएगा। फिर तुम दोनों मिलकर नरेश का सामना कर सकते हो। इसे पोप लियान के लिए मेरा उपहार समझो। ये सुनकर रीवा बेहद खुश हो गई। उसे नरेश को हराने का पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन क के साथ मिलकर वह निश्चित रूप से जीत सकती थी। धन्यवाद सीनियर। रीवा ने झुककर आभार व्यक्त किया और तुरंत तेज गति से गंगा का पीछा करने निकल पड़ी। केबिन का दरवाजा खुला। गंगा खड़ा हुआ, एके पर एक नज़र डाली, फिर नरेश से पूछा, वेनरेबल सन, ये कौन है? नरेश ने सहजता से कहा, ये सीनियर एके हैं। फिर उसने क की ओर इशारा करते हुए गंगा का परिचय कराया, ये हमारे ब्लैक फायर सेक्ट के हॉल मास्टर पुनीत हैं। क ने हल्का सा सिर हिलाया। सोल कंडेंसेशन रेल्म के पीक पर खड़ा एक साधारण कल्टिवेटर उसके ध्यान के लायक नहीं था। हालांकि उसे सामने खड़ा ये बूढ़ा आदमी थोड़ा जाना पहचाना लगा, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था कि उसे पहले कहाँ देखा है। उसने सोचा शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह केबिन में बैठ गया और नरेश से पूछा, वेनरेबल सन, क्या तुम धर्मराज सिटी पहुंचकर तुरंत माउंट लावा वापस जाओगे? हाँ, नरेश ने सिर हिलाया और पूछा, ब्रदर, तुम्हारा काम काफी जरूरी लगता है। कोई खास बात नहीं, क ने सहजता से जवाब दिया। गंगा पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, वेनरेबल सन, सीनियर एके तो आपके साथ खुद डेमन डांग होली माउंटेन तक जाने को तैयार हो गए, जरूर बहुत जरूरी काम होगा। क ने गंगा की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्का गुस्सा चमका, क्या तुम हमारी बातों पर कान लगा रहे थे? गंगा ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, सीनियर, गलत मत समझिए, मैं कान नहीं लगा रहा था। आप लोग बाहर इतनी जोर से बात कर रहे थे कि चाहकर भी न सुनना मुश्किल था। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे सीनियर, आपका नाम एके है, मैंने ये नाम पहले सुना है। नरेश ने आश्चर्य से पूछा, हॉल मास्टर, तुमने ब्रदर का नाम सुना है? गंगा हंसा, हालांकि मैं डार्क हॉल का लीडर नहीं हूँ, लेकिन लीडर लियाओ मेरे स्वॉन ब्रदर हैं। कभी कभी बातचीत में वह कई प्रसिद्ध लोगों का जिक्र करते हैं, उनमें क का नाम भी शामिल था, जो मुझे याद रह गया। असल में डार्क हॉल का लीडर आरके नहीं था, लेकिन गंगा इतनी सहजता से झूठ बोल रहा था कि नरेश भी अंदर ही अंदर प्रभावित हो गया। एके ने थोड़ा सोचा और पूछा, हॉल मास्टर, क्या तुम मुझे पहचानते हो? गंगा बोला, जिस क के बारे में मैंने सुना है वह एक डेमन है। अगर आप भी डेमन हैं तो आप वही व्यक्ति होंगे, वरना बस नाम एक जैसा होगा। ये सुनकर क थोड़ा गर्व महसूस करने लगा।
उसने अपनी हथेली खोली जिसमें हल्की डेमोनिक एनर्जी घूम रही थी। यह उसकी पहचान साबित करने के लिए काफी था। अरे, आप वही महान डेमन का हैं, गंगा ने आश्चर्य से कहा। एके ने अपनी एनर्जी समेटते हुए शांत स्वर में कहा, बस थोड़ी बहुत प्रसिद्धि है। नरेश को क के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने उत्सुकता से कहा, हॉल मास्टर, जरा विस्तार से बताओ। क ने हाथ उठाकर कहा, इसमें कुछ खास नहीं, छोड़ो। लेकिन गंगा ने प्रशंसा जारी रखी। सीनियर एके वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से उभरे थे। उन्होंने डेमन रिज माउंटेन्स की डेमन रेस को एकजुट किया और हेवनली सेंट एम्पायर पर हमला कर दिया। उन्होंने काउंटलेस कल्टिवेटर्स को मार गिराया, सैकड़ों शहरों को तबाह किया और अंत में ड्रैगन स्पाइन अकेडमी तक पहुंच गए। उस समय तो ड्रैगन स्पाइन अकेडमी नष्ट होने वाली थी, लेकिन हेवनली सेंट एम्पायर ने नेब्यूलर शिप भेजकर डेमन रेस को रोक दिया, वरना सीनियर एके सेंट्रल कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाते। नरेश ये सुनकर चौंक गया। उसे घटनाओं के बारे में थोड़ा पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि उसके पीछे एके था। गंगा ने आगे कहा, बाद में स्वॉर्ड टूम में एम्परर के नेतृत्व में ह्यूमन सेना से उनकी भिड़ंत हुई। इस तरह गंगा लगातार क की तारीफ करता रहा। क अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गया। अंत में गंगा ने उत्साहित होकर कहा, सीनियर एके, आप खुद बताइए, उस समय क्या हुआ था? मैं सच में सुनना चाहता हूँ। क ने हाथ हिलाया, ये सब पुरानी बातें हैं, रहने दो। गंगा ने निराश चेहरा बनाया, लेकिन जोर नहीं दिया। उसने कहा, अगर सीनियर एके हमारे साथ गठबंधन करते हैं तो ब्लैकफायर सेक्ट को डेमन रेस का सहयोग मिलेगा, तब हम और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर उसने पूछा, वैसे सीनियर एके, वह दूसरा व्यक्ति सूरत कौन है? अब तक गंगा की तारीफों से क का गार्ड थोड़ा ढीला हो चुका था। उसने कहा, सूरत भी एक डेमन है। गंगा ने आश्चर्य से पूछा, आप दोनों डेमन हैं? फिर आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? क कुछ पल चुप रहा। गंगा ने तुरंत कहा, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। एके ने कहा, कोई खास राज नहीं है। स्वॉर्ड टूम के बाद मैं कमजोर हो गया था और मौका ढूंढ रहा था। तभी मेरी मुलाकात सूरत से हुई और हम दोस्त बन गए, एक दूसरे की मदद करते हैं। गंगा अंदर से इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, ये तो कमाल हो गया। डेमन रेस, डेमन क्लैन और ब्लैकफायर सेक्ट तीनों मिलकर गठबंधन करेंगे तो ब्लैक स्टार पर कौन टक्कर देगा? क्या आप लोग हेवनली सेंट एम्पायर के खिलाफ युद्ध की योजना बना रहे हैं? एके ने आंखें सिकोड़ ली और कहा, इन बातों पर हम तुम्हारे पोप से चर्चा करेंगे, बाकी बातें अभी नहीं बताई जा सकती। गंगा ने हंसकर कहा, मैं तो बस पूछ रहा था। नरेश ने भी कहा, ब्रदर, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो साथ कैसे काम करेंगे? लेकिन एके ने सिर हिलाया, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं बता सकता। गंगा मुस्कुराया, सीनियर एके, गलत मत समझिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको माउंट लावर तक ले जाएं, तो कम से कम अपना उद्देश्य तो बताना होगा, नहीं तो पोप शायद आपको अंदर आने की इजाज़त न दें। मैं तो आपके भले के लिए ही पूछ रहा हूँ। ये सुनकर एके थोड़ा डगमगाया। वह कुछ बताने ही वाला था, तभी अचानक बाहर से एक महिला की तेज आवाज गूंजी, गंगा, बाहर निकलो। गंगा, ये नाम सुनते ही क तुरंत सतर्क हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई। जब उसे कहीं भी गंगा दिखाई नहीं दिया, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। गंगा उसके लिए हमेशा मुसीबत लेकर आया था। क उसे दिल से नफरत करता था और उसे मारना चाहता था, लेकिन सामने से, सीधे मुकाबले में, अगर गंगा छिपकर हमला करे तो वह नहीं जानता था कि वह क्या चाल चलेगा। बाहर कौन है? क ने नरेश से पूछा। नरेश आवाज से समझ चुका था कि बाहर रीवा है और वह गंगा का पीछा करते हुए आई है। ब्रदर, चलो बाहर देखते हैं, नरेश ने कहा और केबिन से बाहर निकल गया। कभी उसके पीछे पीछे चला गया, ये सोचकर कि अभी नरेश की मदद कर देगा, जिससे बाद में उसे फायदा मिल सकता है। डेक पर पहुंचकर उन्होंने देखा, रीवा हवा में खड़ी थी, हाथ में 9 पैटर्न सौर ट्रेजर स्वॉर्ड, उसकी नजरें तलवार की तरह तेज थीं। वो चिल्लाई, नरेश, क्या तुमने गंगा को छिपा रखा है? नरेश हंस पड़ा, ही, रीवा, गंगा पोप का सीनियर ब्रदर है और तुम उसे मारना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। ये सुनकर क समझ गया कि यह महिला भी ब्लैक फायर कल्ट की सदस्य है और साफ था कि अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। रीवा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने गंगा को नहीं सौंपा तो मैं इस जहाज को उड़ा दूंगी और तुम्हें भी मार डालूंगी। नरेश ने तिरस्कार से कहा,
तुम सोचती हो कि एक 9 पैटर्न शैन वेपन लेकर तुम मुझे हरा सकती हो? मेरे साथ ब्रदर भी हैं, तुम उन्हें नज़रअंदाज कर रही हो? कर चुप रहा, लेकिन अगर लड़ाई होती तो वह नरेश की मदद करता। लेकिन रीवा हंस पड़ी। HMPH, ये ब्रदर तुम्हारा साथी नहीं, मेरा है। ये सुनकर क चौंक गया। नरेश भी सतर्क हो गया और तुरंत दूरी बना ली। रीवा ने क की ओर झुककर कहा, ब्रदर, मैंने किशन सेक्ट मास्टर से संपर्क कर लिया है। सीनियर सूरत पहले ही डेमन डांग सेक्रेड माउंटेन में प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुम्हें साउथ इंडिया सी वाली बात बताऊं तो तुम मेरी मदद करोगे। सूरत अंदर जा चुका है, क ने बुदबुदाया। फिर अचानक उसकी नज़र बदल गई और अगले ही पल उसने हमला कर दिया। उसके हाथ से एक विशाल पंजे की छाया निकली और सीधे नरेश पर टूट पड़ी। एके, तुम क्या कर रहे हो? नरेश चिल्लाया और तुरंत पीछे हट गया। धड़ाम! पंजे की ताकत इतनी भयानक थी कि जहाज का डेक चीरता हुआ नीचे तक चला गया। समुद्र से पानी का फव्वारा उठ गया और चारों ओर लहरें उछलने लगीं। कर ठंडे स्वर में बोला, सूरत मेरा साथी है। उसने किशन का साथ देने का फैसला किया है, तो मुझे भी कुछ करना होगा। अब नरेश दो दुश्मनों के बीच घिर गया था। रीवा और क दोनों वॉइड रेल्म के पीक पर थे और रीवा के पास पावरफुल वेपन भी था। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। नरेश ने तुरंत गंगा को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा, गंगा, जहाज के नीचे से निकल जाओ। गंगा डेक पर खड़ा ये सब देख रहा था। वो अभी इतना शक्तिशाली नहीं था कि इस लड़ाई में मदद कर सके, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने समुद्र को ध्यान से देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि यह जगह जानी पहचानी है। एक चट्टान देखकर उसने पहचान लिया, ये वेल क्वी का क्षेत्र है। समुद्र के नीचे शक्तिशाली सी मॉन्स्टर्स रहते हैं। अगर वो गोलू को बुला ले तो क और रीवा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यह मौका क को खत्म करने का था। तभी एके ने रीवा से पूछा, तुम जिस गंगा की बात कर रही थी, क्या वह ड्रैगन मार्शल अकेडमी वाला गंगा है? हाँ, रीवा ने हैरानी से कहा। बस इतना सुनते ही क का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसका किलिंग इंटेंट फट पड़ा। गंगा, बाहर निकल! उसकी दहाड़ से हवा कांप उठी। उसकी डेमोनिक ऑरा फैलकर एक विशाल 9 हेडेड वुल्फ किंग का रूप लेने लगी। ये देखकर रीवा और नरेश दोनों चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क इतना गुस्से में क्यों है। जहाज अब डूबने लगा था। लोग हवा में उछल रहे थे। क ने सबको ध्यान से देखा, लेकिन गंगा कहीं नहीं दिखा। गंगा, बाहर आओ! वह फिर गरजा। रीवा ने पूछा, ब्रदर, तुम्हारा उससे क्या दुश्मनी है? क ने ठंडे स्वर में कहा, ये सिर्फ दुश्मनी नहीं, यह मौत तक चलने वाली दुश्मनी है। फिर उसने पूछा, क्या तुम पक्के तौर पर कहती हो कि गंगा इसी जहाज पर है? हाँ, रीवा ने कहा, लेकिन फिर उसकी नज़र गंगा पर पड़ी। एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपनी तलवार गंगा की ओर तान दी और पूछा, तुम कौन हो? गंगा जवाब देता, उससे पहले एके की आंखों में चमक आई। वह धीरे से बोला, रीवा, क्या तुम सच में इसे नहीं पहचानती? नहीं, रीवा ने कहा। एके ने ठंडी हंसी के साथ कहा, नरेश ने इसे हॉल मास्टर कहा था, लेकिन ब्लैकफायर कल्ट में ऐसा कोई नहीं है। उसकी नज़रें सिकुड़ गईं। मुझे पहले से पता था कि तुम डिस्गाइज में माहिर हो। लगता है तुमने मुझे भी धोखा दे दिया। उसने सीधे गंगा की ओर उंगली उठाई। तुम ही हो, गंगा। एके, तुम पूरी तरह बेवकूफ़ नहीं हो। आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। अपनी पहचान खुलते ही गंगा मुस्कुराया, दोनों हाथों से अपने चेहरे को रगड़ा और उसका असली रूप वापस आ गया। ये देखकर रीवा हैरान रह गई और बोली, क्या कमाल की डिस्गाइज टेक्निक है। वहीं का गुस्से से आग बबूला हो उठा। गंगा, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, तुम्हारा मांस और खून निगल जाऊंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही उसके शरीर से भयानक डेमोनिक एनर्जी फूट पड़ी और वह बिजली की गति से गंगा की ओर झपटा। ये देखकर नरेश चौंक गया। सोनाक्षी ने उसे खास तौर पर गंगा की रक्षा करने का आदेश दिया था, इसलिए उसने तुरंत पूरी ताकत से बीच में आकर क को रोक लिया। दोनों की टक्कर से क कई सौ मीटर पीछे जा गिरा। भागो! नरेश ने जोर से चिल्लाया और क पर लगातार हमले करने लगा। गंगा ने तुरंत वॉइस ट्रांसमिशन किया, वेनरेबल सन, अगर आप किसी को मेरे पीछे भेजें तो मेरे पास उसे संभालने का तरीका है। इतना कहकर वह सीधे समुद्र में कूद गया। पानी में घुसते ही वह बेहद तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा।
पीछे बुलबुलों की सफ़ेद लकीर छूटती जा रही थी। गंगा, भाग मत! क की आंखों में खून उतर आया और वह उसका पीछा करने के लिए झपटा, लेकिन नरेश ने उसे रोक लिया। अपनी पूरी ताकत झोंककर वह क से भिड़ गया। हालांकि क बेहद शक्तिशाली था, फिर भी वह तुरंत नरेश को हरा नहीं पा रहा था, जिससे वह बेचैन हो गया। तभी रीवा चिल्लाई, ब्रदर, तुम नरेश को रोको, मैं गंगा के पीछे जाती हूँ। और वह भी समुद्र में कूद गई। उसका उद्देश्य साफ था, गंगा को मारना नहीं, बल्कि जिंदा पकड़ना, ताकि किशन उसे सोनाक्षी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। एके खुद गंगा को मारना चाहता था, लेकिन नरेश उसे रोक रहा था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। फिर भी उसने चिल्लाकर कहा, गंगा को मत मारना, उसका सिर मैं खुद लूंगा। रीवा ने जवाब दिया, ठीक है ब्रदर, और पानी में गायब हो गई। ये देखकर नरेश घबरा गया और तुरंत रीवा को रोकने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी पीछे से क ने उस पर हमला कर दिया। वह पूरी तरह तैयार नहीं था, इसलिए थोड़ी देर की चूक के कारण क का वार लग गया और वह पीछे जा गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा। क ने तिरस्कार से कहा, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? लगता है तुम और गंगा मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नरेश ने ठंडी सांस ली, फिर तुरंत एक 10 पैटर्न शैन वेपन निकाला और पूरी ताकत से हमला किया। इस हथियार की शक्ति 9 पैटर्न वाले हथियार से कहीं ज्यादा थी, जिससे कभी चौंक गया। क ने अपनी डेमोनिक एनर्जी फैलाकर 9 सिरों वाले भयानक वुल्फ किंग का रूप धारण कर लिया और तेजी से हमलों से बचने लगा। उसके 9 सिर एक साथ बोले, लगता है तुम्हारे पोप ने तुम्हें गंगा की रक्षा के लिए बड़ा ट्रम्प कार्ड दिया है। इतना कहकर उसने फिर जोरदार हमला शुरू कर दिया। उधर समुद्र के भीतर गंगा पूरी गति से नीचे की ओर भाग रहा था। उसे जरा भी ढिलाई करने की हिम्मत नहीं थी। अगर रीवा उसे पकड़ लेती तो वॉइड रेल्म के पीक वाले कल्टिवेटर के सामने उसका बचना लगभग असंभव था। भले ही केओस डिवावरिंग ब्लड लाइन उसे बचा सकता था, लेकिन रीवा जैसी व्यक्ति दया नहीं दिखाती, उसका हमला सीधा घातक होता। इसलिए गंगा पूरी ताकत से भागता रहा। हालांकि विंड इंटेंट की मदद से उसकी गति बहुत तेज थी, फिर भी उसका रेल्म रीवा से काफी कम था और दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे घट रही थी। पीछे से रीवा लहरों को चीरते हुए चिल्लाई, गंगा, तुम बच नहीं सकते, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बस मेरे साथ चलो, और जब तुम्हारी जूनियर सिस्टर पोप की गद्दी छोड़ देगी तब तुम आज़ाद हो जाओगे। चुप रहो, क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा? गंगा ने बिना पीछे देखे अपनी 5 पैटर्न मिस्टिक स्वॉर्ड निकाली और स्टार स्वॉलोइंग वेव पीछे की ओर छोड़ दी। 9-फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट और विंड इंटेंट के साथ यह हमला बेहद शक्तिशाली था, जहां से गुजरता पानी, समुद्री पौधे और मछलियां सब चूर्ण हो जाते। ये देखकर रीवा भी चौंक गई। जैसा कि उम्मीद थी, सोनाक्षी का सीनियर ब्रदर सच में असाधारण है। सोल कंडेंसेशन के पीक पर होकर भी उसने 9-फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट और विंड इंटेंट समझ लिया। इसकी ताकत लगभग वॉइड रेल्म के लेट स्टेज के बराबर है। लेकिन वह डरी नहीं। उसने अपनी तलवार उठाई, 9 रून्स सक्रिय किए और आईसी इंटेंट के साथ एक भयानक तलवार वार किया। उसकी शक्ति इतनी थी कि रास्ते का सारा पानी जमकर बर्फ का विशाल स्तंभ बन गया, जो सीधे गंगा के हमले से टकराया। दोनों ताकतें टकराईं, भयंकर गर्जना हुई, गंगा का वॉर्टेक्स टूट गया और उसकी स्टार एनर्जी चारों ओर बिखर गई। लेकिन रीवा का आइस अटैक नहीं रुका, वो सीधा गंगा की पीठ की ओर बढ़ता चला गया। काले डेमोनिक एनर्जी से भरी वह बर्फीली तलवार रोशनी 1000 मीटर तक फैली हुई थी। रीवा के हाथ की तलवार से निकलकर गंगा की ओर बढ़ती हुई, मानो एक विशाल काले क्रिस्टल का हिमस्तंभ हो, जिसकी शक्ति बेहद भयावह थी। 9-फोल्ड फ्रॉस्ट इंटेंट के प्रभाव से वह बर्फ का स्तंभ, जो शुरुआत में सिर्फ हाथ जितना मोटा था, फैलकर 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा हो गया था। अब वह तलवार प्रहार गंगा से 50 मीटर से भी कम दूरी पर था। गंगा ने ध्यान से उस ऊर्जा को महसूस किया और तुरंत समझ गया कि असली ताकत उस आइस पिलर में केंद्रित है। स्पष्ट था कि रीवा उसे मारना नहीं चाहती, बल्कि दबाकर जिंदा पकड़ना चाहती है। अगर वह इस हमले की चपेट में आ जाता तो उसकी देह कटती नहीं, बल्कि वह पूरी तरह जकड़कर जम जाता, गंभीर रूप से घायल होकर हिलने डुलने की क्षमता भी खो देता। ऐसी स्थिति में गंगा के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने तुरंत अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से रॉथ ऑफ द स्काई निकाला, धनुष पर तीर चढ़ाया और अपनी सारी स्टार एनर्जी उसमें समाहित कर दी। एक नीला तीर, जिसमें लाल आभा लहरा रही थी, धनुष पर प्रकट हुआ। जैसे ही वह तीर बना, उसके आसपास की जगह में एक शक्तिशाली कंपन हुआ और पानी तक पास नहीं आ सका, मानो वहां वैक्यूम बन गया हो। ये देखकर रीवा भी चौंक गई। उसने ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा था। वह शैन वेपन जैसा नहीं लग रहा था,
बल्कि किसी तारे की तरह भय और श्रद्धा उत्पन्न कर रहा था। अगले ही पल गंगा ने तीर छोड़ दिया, लेकिन पीछे से आते आइस पिलर को रोकने के बजाय उसने उसे आगे की ओर छोड़ा। ये देखकर रीवा हैरान रह गई, लेकिन अचानक वह तीर मुड़ा, ऊपर से घूमकर वापस आया और आइस पिलर की ओर बढ़ गया। टर्न। रीवा के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। उसने सिर्फ सुना था कि कुछ टेक्निक्स हमले को छोड़ने के बाद नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन यहाँ तो एक तीर हवा में घूमकर वापस आ गया था। धमाका हुआ। स्काई पियर्सिंग एरो सीधे आइस पिलर से टकराया। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि अगर कोई वॉइड रेल्म के लेट स्टेज का कल्टिवेटर होता तो या तो मर जाता या गंभीर रूप से घायल हो जाता, लेकिन रीवा जैसे पीक वॉइड रेल्म के सामने ये थोड़ा कमजोर था। वह पहले तो हंसी, लेकिन तुरंत उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि तीर सीधा टकराने के बजाय आइस पिलर के कमजोर हिस्सों पर वार कर रहा है, उन्हें तोड़ता हुआ अंदर तक घुस रहा है। वो समझ गई, गंगा ने पूरे हमले को तोड़ने का तरीका खोज लिया है, क्योंकि आइस पिलर ही इस अटैक की कॉ स्ट्रक्चर था। उसके टूटते ही पूरा हमला बिखर जाएगा। कुछ ही क्षणों में बर्फ का विशाल स्तंभ चकनाचूर हो गया और उसके अंदर की शक्ति चारों ओर फैल गई। लेकिन आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुआ। वह तीर अब भी मौजूद था और सीधा रीवा की ओर बढ़ रहा था। रीवा तुरंत सतर्क हुई और पूरे जोर से वार करके उस तीर को तोड़ दिया। फिर उसने सोचा, ये कैसा हथियार है? अगर यह पोप को मिल जाए तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन गंगा को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। अगर वह सोनाक्षी के साथ मिल गया तो ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ये सोचकर वो फिर तेजी से गंगा का पीछा करने लगी। समुद्र की गहराई में पहुंचने पर उसने देखा कि गंगा कोरल रीफ के बीच रुक गया है और उसकी ओर देख रहा है। तभी एक पीली छाया तेजी से रीफ्स के बीच से गुजरी, लेकिन समुद्री पौधों के कारण वह साफ दिखाई नहीं दी। रीवा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे गंगा के पास पहुंची। क्या हुआ? अब भागोगे नहीं? गंगा मुस्कुराया, भागने की जरूरत ही नहीं है, यह मेरा इलाका है। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। रीवा हंस पड़ी, तुम्हारा इलाका? ये ब्लू सी का तल है, डेमन रेस का क्षेत्र। तुम खुद को क्या समझते हो, कोई इमॉर्टल डेमन किंग? वो एक कोरल पर खड़ी होकर बोली, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर उसने जोड़ा, और वह धनुष तीर भी मुझे दे देना। गंगा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत लालची हो। क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि इस समुद्र में एक हल्की मेडिसिनल एनर्जी है जो कल्टिवेशन में मदद कर सकती है? ये सुनकर रीवा चौंक गई। उसने ध्यान से महसूस किया और पाया कि सच में समुद्र के पानी में मेडिसिनल पावर थी, जिसे डेमोनिक एनर्जी में बदला जा सकता था। वो तुरंत सतर्क हो गई, क्या तुमने मुझे जहर दिया है? गंगा ने आंखें घुमाईं, अगर मुझे जहर देना होता तो मैं अब तक इंतजार क्यों करता? फिर उसने दूर एक अंडरवाटर कैनियन की ओर इशारा किया, वहां 7 लीफ रेड एस्ट्रेगैलस उगता है, वहां जाकर कल्टिवेशन करो तो गति दोगुनी हो जाती है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। रीवा ने हंसते हुए कहा, तुमने जगह बता दी, अब मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है? पहले तुम्हें पकड़ूंगी, फिर खुद जाकर देखूंगी। गंगा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर उसे तोड़ना इतना आसान होता तो क्या मैं उसे छोड़ देता? रीवा थोड़ा चौंकी, फिर तलवार तानकर बोली, मुझे वहां ले चलो, नहीं तो अभी मार दूंगी। गंगा ने सिर हिलाया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम खुद जाओ। रीवा मुस्कुराई, जैसा मैंने सोचा था, वहां कोई शक्तिशाली डेमन होगा, इसलिए तुम डर रहे हो। लेकिन मुझे अनडाइंग रेल्म की कोई और महसूस नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा वॉइड रेल्म ही होगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, हिलो मत, मैं तुम्हें बेहोश करके ले जाऊंगी, वरना मुझे जोर लगाना पड़ेगा और वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गंगा बिल्कुल शांत खड़ा रहा, मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम जीत जाओगी? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगा कि मैं यहीं आकर क्यों रुका? वह थोड़ा झुककर बोला, और मैं इतने समय से तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बस समय बिता रहा हूँ, किसी के आने का इंतजार कर रहा हूँ? समय टाल रहे हो, मदद का इंतजार कर रहे हो। रीवा का दिल एक पल के लिए धड़क उठा और उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई और ठंडी हंसी के साथ बोली, खून, गंगा, मैं तो सच में तुम्हारी बातों में आ ही गई थी। यहाँ तो कोई इंसान तक नहीं है, तुम्हारी मदद आखिर आएगी कहाँ से? गंगा हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। किसने कहा कि मदद इंसान ही होगी? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अभी भाग जाओ, नहीं तो अब तो लगता है देर हो चुकी है। अचानक गर्र समुद्र के तल से एक भयंकर गर्जना गूंजी।
पानी उथल-पुथल हो गया, जैसे कोई विशालकाय दानव इस ओर बढ़ रहा हो। तेज धाराओं ने चारों तरफ हलचल मचा दी, लहरें उठने लगीं और पूरा इलाका कांप उठा। रीवा ने तुरंत अपनी डेमोनिक एनर्जी सक्रिय की ताकि वह खुद को स्थिर रख सके, इतनी ताकतवर थी यह हलचल। उसने घबराकर सामने देखा। धुंधले पानी के बीच एक विशाल काली परछाई, लगभग 1000 मीटर लंबी, बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ रही थी। रीवा की आंखें फैल गईं, उसे तुरंत पहचान हो गई। डार्क ब्लड वेल, गोलू। डार्क डाइट सी का एक डेमन किंग, और वह भी अनडाइंग रेल्म के लेट स्टेज में। उसका दिल बैठ गया। अगर गोलू से सामना हुआ तो उसकी मौत निश्चित थी। वह तुरंत पलटी और चिल्लाई, गंगा, अभी मेरे साथ चलो। अगर गोलू यहाँ आ गया तो तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन ये कहकर वो खुद बिना एक पल रुके भागने लगी। तभी गंगा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अब भी नहीं समझी? गोलू मेरी मदद करने आया है। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी ओवर कॉन्फिडेंस को दो। अगर तुमने समय बर्बाद न किया होता तो तुम मुझे आसानी से मार सकती थी। क्या, गोलू, तुम्हारी मदद? रीवा के मन में तूफान उठ गया। एक इंसान और डेमन किंग के बीच ऐसा रिश्ता, यह उसके लिए असंभव था। लेकिन सोचने का समय नहीं था। गोलू अब उसके बेहद करीब पहुंच चुका था। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और भागने लगी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, जिंदा बचना है। उधर गोलू गंगा के पास पहुंच चुका था। उसने डेमन लैंग्वेज में पूछा, क्या हुआ? उसके विशाल मुंह के अंदर एक पीली आकृति सोती हुई दिखाई दे रही थी। वही कैनन। असल में गंगा ने पहले ही कैनन को भेजकर गोलू को बुला लिया था। गंगा ने गोलू को देखकर कहा, सीनियर गोलू, वो जो भाग रही है वही मेरी दुश्मन है, कृपया उसे पकड़ लीजिए। ठीक है, गोलू ने जवाब दिया। कैनन को बाहर उगला, फिर उसका विशाल शरीर ह्यूमन रूप में बदल गया और वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी गति रीवा से कई गुना तेज थी। कुछ ही पलों में उसने रीवा को पकड़ लिया, एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया और वापस घसीट लाया। रीवा को समुद्र तल के पत्थर पर फेंकते हुए उसने पूछा, ये कौन है? गंगा ने संक्षेप में ब्लैक फायर सेक्ट, सोनाक्षी और किशन के बीच के संघर्ष के बारे में बताया। गोलू ने सुनकर गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारी जूनियर सिस्टर पोप बनी रहती है तो हमारे डेमन क्लैन के लिए बेहतर है। वह नर्म दिल है और डार्क सी में शिकार कम होगा। लेकिन अगर किशन पोप बना तो ये हमारे लिए विनाश होगा। वह निर्दयी है, पहले भी 2 बार डेमन क्लैन का नरसंहार कर चुका है। गंगा ने सिर हिलाया, मैं भी यही चाहता हूं कि किशन पोप न बने। इतना कहकर उसने अपनी उंगली से एक लाइट बीम छोड़ी जो रीवा की जांघ को भेद गई। ओह! भयानक दर्द से रीवा होश में आ गई। उसने गंगा और गोलू को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास था। गंगा, हमने तुम्हें कम आंका, लेकिन उसकी आवाज में अब भी नफरत थी। गंगा ने ठंडे स्वर में पूछा, बताओ, क्या किशन और सूरत ने हाथ मिला लिया है? कोई जवाब नहीं। रीवा ने सिर घुमा लिया, उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। बचपन से ही उसे किशन ने इस तरह प्रशिक्षित किया था कि उसके लिए दर्द और मौत का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ वफादारी मायने रखती थी। गंगा ने कहा, डर नहीं लगता, मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। रीवा ने तिरस्कार से कहा, अगर मैं सावधान होती तो आज तुम मर चुके होते। गोलू ने धीरे से कहा, यह आसानी से नहीं बोलेगी, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। गंगा ने बिना दया दिखाए एक और वार किया। इस बार लाइट बीम उसके पेट को भेद गई। खून समुद्र में फैल गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगर हिम्मत है तो मार दो, रीवा गर्जी। गंगा ने आंखें सिकोड़ ली। उसे अफसोस हुआ कि उसने अभी तक डिवाइन सेंस टेक्निक्स नहीं सीखी थीं, वरना सीधे उसकी यादों में झांक सकता था। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने कैनन की ओर देखा। शिवमटा कुत्ता अभी भी कोरल रीफ पर सो रहा था, खर्राटे लेता हुआ, जैसे आसपास कुछ हो ही नहीं रहा हो। गंगा उसके पास गया और उसे ठोकर मारते हुए बोला, ओए मोटू, उठ, जरा इस औरत को काट कर देख, तुम्हारा जहर इस पर काम करता है या नहीं। कैनन ने आंखें खोलते हुए नाराज होकर कहा, मेरी भी इज्जत है, बार बार लात मत मारा करो। लेकिन फिर भी वह उठकर धीरे धीरे रीवा की तरफ बढ़ने लगा। तुम क्या करना चाहते हो? रीवा ने घूरते हुए कैनन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सतर्कता भरी हुई थी। उसे डर था कि कहीं यह उसे जहर देकर उसके सारे राज न उगलवा दे। कैनन ने आंखें मिचमिचाईं, मासूम सा मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत, ज्यादा दर्द नहीं होगा।
ये कहकर उसने अपना मुंह खोला, उसके तेज दांत चमक उठे और वह सीधे रीवा की जांघ की ओर झपटा। रीवा पहले से ही बुरी तरह घायल थी, उसका शरीर हिलने तक लायक नहीं था, रोकना तो दूर की बात थी। रुक जाओ, रीवा चिल्लाई, लेकिन कैनन ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही उसके दांत उसकी जांघ में धंसने वाले थे, रीवा की आंखों में अचानक एक दृढ़ता चमकी, उसके पूरे शरीर में हिंसक ऊर्जा उभरने लगी, बेहद अस्थिर और खतरनाक। अगले ही पल, धड़ाम, रीवा अंदर से ही फट पड़ी, भयंकर ऊर्जा चारों तरफ फैल गई, उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया और समुद्र में मांस के टुकड़े तैरने लगे। आह, मेरा मुंह! कैनन चीख उठा और उस विस्फोट की ताकत से पीछे की ओर उड़ गया, उसके शरीर पर खून के छींटे पड़ गए थे। गंगा तुरंत आगे बढ़ा और कैनन को पकड़ लिया, उसे एहसास हुआ कि यह मोटा कुत्ता पहले से भी भारी हो गया है। ठीक हो तुम? गंगा ने झुककर पूछा, लेकिन जैसे ही उसने कैनन का चेहरा देखा, वह हंस पड़ा। हा हा हा, तुम्हारा चेहरा तो पूरा फूला हुआ है, बिल्कुल भाप में बने बन जैसा। कैनन ने गुस्से से खुद को छुड़ाया, अपने पंजों से गाल रगड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे कहने पर काम कर रहा था, और हाल मेरा ये हो गया, ऊपर से तुम मजाक उड़ा रहे हो, दिल दुखता है मेरा। गंगा हंसते हुए बोला, तुम इंसान तो हो नहीं, इतना क्या दुख मान रहे हो, जिंदा तो हो ना? ये कहकर उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक डेमन को निकाला और कैनन की तरफ फेंक दिया। कैनन की आंखें चमक उठी, उसने एक ही बार में उसे निगल लिया, वहीं लेट गया और कुछ ही सेकंड में खर्राटे मारते हुए सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर गोलू भी कुछ पल के लिए चुप रह गया, उसे समझ ही नहीं आया कि इस अजीब कुत्ते पर क्या प्रतिक्रिया दे। गंगा ने कैनन को अपने स्पेशल ब्रेसलेट में रख लिया, फिर गोलू की तरफ मुड़कर बोला, सीनियर गोलू, नरेश अभी कैसे लड़ रहा है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर, गोलू ने तुरंत हामी भरी। दोनों तेजी से समुद्र की ओर बढ़ गए। रास्ते में गोलू ने पूछा, वैसे तुम्हारा वो कुत्ता, वो आखिर है क्या? गंगा मुस्कुराया, इंडियन रूरल डॉग। गोलू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैंने कभी ऐसा जीव नहीं सुना, लेकिन उसमें कुछ अजीब ताकत है, वो सोल कंडेंसेशन रेल्म में है, फिर भी मुझे उसके अंदर एक दबाव महसूस होता है, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति हो। गंगा जानता था कि यह 10,000 डेमन टोकन का असर है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कुछ ही देर में दोनों समुद्र से बाहर निकले, वही जगह जहां गंगा पहले कूदा था। लेकिन अब सब शांत था, न नरेश, न क। गंगा का चेहरा गंभीर हो गया, उसने आसमान में उड़कर चारों तरफ अपनी डिवाइन सेंस फैलाई। तभी गोलू बोला, वहां कोई है। दोनों नीचे गए, समुद्र में एक शरीर तैर रहा था, वह था नरेश। वेनरेबल सन। गंगा तुरंत पानी में कूदा और उसे बाहर निकाला। उसने उसकी सांस जांची, लेकिन सब खत्म हो चुका था। उसके सीने में बड़ा छेद था, दिल तक गायब था। गंगा की आंखें बंद हो गईं, उसके दिल में भारी अपराधबोध भर गया। नरेश उसकी रक्षा के लिए आया था, और अब वो मर चुका था। वेनरेबल सन, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। उसने मन ही मन कसम खाई और नरेश के शरीर को अपने स्पेशल ब्रेसलेट में रख लिया। गोलू ने पूछा, अब क्या करेंगे? गंगा ने सोचा, फिर बोला, हमें ब्लैकफायर कल्ट का जहाज ढूंढना होगा, वही हमें वापस ले जा सकता है। उसने तय किया कि वो धर्मराज सिटी जाएगा और भूमि से मिलेगा। गोलू पहले लौटना चाहता था, लेकिन क के खतरे को देखते हुए उसने फैसला किया कि वह गंगा के साथ ही जाएगा। तुरंत वह अपने असली डार्क ब्लड वेल रूप में बदल गया, गंगा को निगलकर अपने मुंह में सुरक्षित रखा और तेज गति से धर्मराज सिटी की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद समुद्र की सतह फटी और एक आकृति बाहर निकली। वह था AK। वह घायल था, लेकिन जिंदा। उसने दूर जाते गोलू की दिशा में देखा और बड़बड़ाया, गंगा, अगली बार मिला तो तुरंत मार दूंगा, नहीं तो पता नहीं और कितने खतरनाक साथी ले आएगा। फिर उसने गहरी सांस ली और डेमन माउंटेन की ओर जाने का रास्ता सोचने लगा। डार्क सी बेहद विशाल था, इतना बड़ा कि पूरा वेस्टर्न कॉन्टिनेंट भी उसके सामने छोटा लगता था। यहाँ तक कि अनडाइंग रेल्म का एक शक्तिशाली वेल भी समुद्र से तट पर स्थित धर्मराज सिटी तक पहुँचने में पूरा एक दिन लगा देता था। धर्मराज सिटी में प्रवेश करते ही गंगा सीधे भूमि के पास पहुंचा। उसने अपनी स्थिति और उद्देश्य समझाया, और भूमि ने बिना जरा भी देर किए तुरंत एक जहाज की व्यवस्था कर दी, ताकि गंगा को होली माउंटेन ऑफ डेमन डांग भेजा जा सके। सब लोग जहाज पर सवार हुए।
तभी भूमि ने गोलू की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, यंग मास्टर, डेमन डांग जाने से पहले मुझे ब्लैक फायर सेक्ट के अलावा सभी लोगों की पहचान जाननी होती है। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये वरिष्ठ कौन है? गंगा ने सहजता से कहा, ये सीनियर गोलू हैं। ये मेरे साथ मेरी जूनियर सिस्टर की मदद के लिए जा रहे हैं। गोलू, भूमि ने मन ही मन दोहराया। उसे ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वह याद नहीं कर पा रही थी कि कहाँ सुना है। चूंकि वह गंगा के साथ था, उसने और सवाल नहीं किया और तुरंत जहाज को रवाना करने का आदेश दिया। जहाज तेज गति से डार्क सी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन गंगा का दिल बेचैन था। उसे सोनाक्षी की चिंता सता रही थी और उसे लग रहा था कि जहाज बहुत धीमा चल रहा है, जैसे घोंघा रेंग रहा हो। वह डेक पर खड़े गोलू के पास गया और बोला, सीनियर गोलू, क्या आप इस जहाज को टेलीपोर्टेशन पॉइंट तक जल्दी पहुंचा सकते हैं? जरूर, गोलू ने सिर हिलाया। वह हवा में उछला और सीधे समुद्र में उतर गया। कुछ ही क्षणों बाद वह हजारों मीटर लंबे डार्क ब्लड वेल के रूप में उभरा। उसका विशाल शरीर समुद्र में दैत्य जैसा प्रतीत हो रहा था। जहाज उसके सामने एक खिलौने जैसा लग रहा था। ये दृश्य देखकर जहाज पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। भूमि भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बोली, तो यंग मास्टर जिस गोलू की बात कर रहे थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वेल किंग है। उसने गंगा की ओर देखा और मन ही मन चकित हुई। आखिर यह युवक कितना सक्षम है, जो एक अनडाइंग रेल्म के डेमन किंग को भी अपनी मदद के लिए बुला सकता है। इसी बीच गंगा उछलकर वेल के खुले मुंह में चला गया और बोला, जल्दी सब लोग अंदर आ जाओ। लेकिन गोलू ने किसी को मौका ही नहीं दिया। उसने पूरा जहाज ही निगल लिया और तुरंत समुद्र में तेजी से तैरने लगा। वेल के अंदर का माहौल अजीब तरह से शांत था, जैसे कोई गुफा हो। बाहर भले ही समुद्र तूफानी गति से चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ स्थिर और शांत महसूस हो रहा था। उधर दूसरी तरफ किशन को सोनाक्षी ने पूरे एक दिन और एक रात तक रोके रखा, सेक्ट के आंतरिक मामलों पर चर्चा के बहाने। किशन समझ गया था कि यह सब इसलिए किया गया ताकि वह गंगा का पीछा न कर सके। अब तक गंगा सुरक्षित निकल चुका होगा, लेकिन इस समय किशन का ध्यान गंगा पर नहीं, बल्कि सूरत पर था। आखिरकार जब वह एवरेस्ट माउंटेन से नीचे उतरा, तो उसकी मुलाकात सूरत से हुई। मयंक और युग पहले से ही सूरत के साथ मौजूद थे। जैसे ही किशन ने सूरत को देखा, उसने उसकी शक्ति का अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन वह चौंक गया। वह सूरत के कल्टीवेशन लेवल को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। सूरत मुस्कुराया और बोला, क्या आपको अजीब लग रहा है कि आप मेरी शक्ति को समझ नहीं पा रहे? किशन ने हल्की हंसी के साथ कहा, सच कहूं तो मैं आपकी गहराई को समझ नहीं पा रहा। ये थोड़ा असामान्य है। सूरत ने शांत स्वर में कहा, ऐसा इसलिए नहीं कि मैं बहुत ऊंचे स्तर पर हूं, बल्कि इसलिए कि मेरा ब्लड लाइन तुम्हें सप्रेस करता है। तुम डेमोनिक आर्ट्स का अभ्यास करते हो और मैं तुमसे अधिक शुद्ध डेमन हूं, इसलिए तुम मेरी शक्ति महसूस नहीं कर सकते। ये सुनकर किशन के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। उसने ध्यान से देखा और सचमुच 2 चैनल बन चुके हैं। अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है 2 सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़, जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे। आप लोग कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा।